दो दो छोटी सी राइट जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी जिशान साहब। सर कल के बारे में एक क्वेश्चन था जी जी कि जो प्रोग्राम, ये तो अब बहुत अच्छी समझ आ चुकी है कि प्रोग्राम्स में फोकस बेनिफिट्स में होता है। जी जी और जो वो ये था कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं और उसका एम है टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम, जी जी लेकिन ये भी हमें पता है कि प्रोग्राम एक्टिविटी होती है, तो उसमें आपने कल एक बात है वो एट आपने इस चीज को जो है वो रिपोर्ट करना होता है स्टेक होल्डर्स को, स्पॉन्सर्स को। जी जी हो भी रहा है और कोई ना कोई उसकी क्वांटिफिकेशन होती है। तो सर जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, हम कोई कोई ना कोई टारगेट तो सेट करते हैं कि नहीं करके हम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव ये करना चाहते हैं कि अभी 10% बच्चे जो जा रहे हैं तो हम इसको 20% पे लेके जाना चाह रहे हैं इन 5 years। एग्जैक्टली। कुछ ना कुछ तो स्कोप उसका होगा शुरू में बिल्कुल बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ। बिल्कुल। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हम सिर्फ ये तो कह नहीं सकते कि एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना है, क्योंकि दिस इज ये तो अनसर्टेनिटी की भी हद हो गई ना, कि आपको खुद ही नहीं जी पता कि क्या करना है। सो यू शुड, आपने कोई ऑब्जेक्टिव तो सेट करना है ना अपना, कि एजुकेशन सिस्टम को इस वक्त ये भी आपके पास सर्वे होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग स्टेटस क्या है एजुकेशन सिस्टम का, और अल्टीमेटली आप इसे कहाँ लेके जाना चाहते हैं। और लाजमी बात है कि इसका, जैसे हमने कहा था कि ये प्रोग्राम तो लंबे भी होते हैं, मतलब इसका ये कितनी मुद्दत है, और मुद्दत हो सकता है 5 साल हो, 10 साल हो। इस 5 से 10 सालों में तो आपके विजन इंप्लीमेंट हो जाते हैं। तो हम जैसे कह रहे हैं कि इन स्टेप्स एंड स्लो प्रोग्रेशन हम एक बड़ा अचीवमेंट करने जा रहे हैं। उस बड़े अचीवमेंट को पहचानना तो जरूरी है, और एक्सप्लिसिटली, जैसे कहते हैं क्लियर टर्म्स के अंदर उसको पहचानना जरूरी है, ताकि मैं ये कह सकूं कि जी ये मेरा टारगेट है। अब वो अलग बात है कि आप टारगेट को एक्सीड कर जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बीच में चीजों को चेक करते रहें, कोई केपीआईज हों, आपके प्रोग्राम्स भी रीडिजाइन होते रहेंगे। आप 1 साल बाद जब चेक करेंगे अपनी प्रोग्रेस को, आप देखेंगे कि आप अलाइनमेंट में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जो मकासद आपने रखे थे वो अचीव होने का इम्कान भी है या नहीं है, या ओवर अचीव हो जाएंगे। उसके हिसाब से आप अपनी प्रोग्राम स्ट्रेटजी बदलते हैं। आप अपने प्रोग्राम, जो प्रोजेक्ट बीच में चल रहे हैं, उनको भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये नहीं है पक्का कि आपने जो प्रोजेक्ट शुरू में 4 डिजाइन कर दिए थे, अब वो पत्थर पे लकीर हैं और वही चलेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने प्रोजेक्ट्स को बीच में री स्ट्रेटेजाइज करके तब्दील भी कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नई एक्टिविटीज, नए कंपोनेंट्स को डाल सकते हैं। इवन जो बेनिफिट्स हैं उनको भी आप थोड़ा बहुत स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, कि बदलते हुए हालात के साथ हमारी जो ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था, वो थोड़ा सा बदल गया। पहले हम लोग कह रहे थे हम आईटी के शेयर बनेंगे, अब तो हमें पूरी मार्केट में शेयर बनना पड़ेगा, या समथिंग लाइक दैट। तो जो कोई भी आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बदला है, उसकी मुताबिकत में आपका प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव भी तो इफेक्ट हो सकता है। और प्रोग्राम तो भी चल रहा है, तो उसके दौरान हम उसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं, और यही काम प्रोग्राम मैनेजर का और प्रोग्राम की जो गवर्नेंस बॉडी है उसका है। सर, सर इसमें जो है वो अगला क्वेश्चन है कि जैसे हम एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर स्कोप मैनेजमेंट में कि हमारा ये स्कोप है और स्कोप को जो है वो कंट्रोल या मॉनिटर करते हैं। तो अगर हम में डिफाइन करते हैं कि हम जो है वो 20 है वो बच्चों की वो प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम या हम्म, एजुकेशन इन दिस सोसाइटी। तो या ये जो टारगेट है, हम्म, ये जो स्कोप है, इसको हम स्कोप आई थिंक कह सकते हैं। ये हम्म। स्कोप चेंजेबल होता है यहाँ पर, या इसको मैनेज करना है कि ये नहीं कि हम 2 साल बाद नहीं जो है वो इसमें हमने 20% जो है वो स्कूल्स बिल्डिंग को भी इंक्रीज करना है। ये अब किस चीज का स्कोप बता रहे हैं आप, प्रोजेक्ट का या प्रोग्राम? प्रोग्राम सर प्रोग्राम का स्कोप इतना नाता नहीं होता। ये तो आपने वो बात कर दी कि स्कूल में अटेंडेंस बढ़ानी है तो पटवारियों के बच्चे उठा के सारे पकड़ के ले आओ, रश डाल दो यहाँ पर। ऐसे काम सही। नहीं होगा। आपको लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा और दूर तक देखना पड़ेगा। इन बच्चों को इकट्ठा करके उनको क्या करना है, और उनसे अल्टीमेटली उन्हें बड़ा करके क्या करना है।
मेरा मतलब है क्या ग्रूम करना चाह रहे हैं आप, बच्चों को खड़ा तो नहीं सही करना सही स्कूल में लाके। सही सही सही। तो आपका बेनिफिट जरा बड़ा वो दूरअंदेशी वाला होना चाहिए कि, और कहानी शुरू दूरअंदेशी से होगी। ये बच्चे बाद में आएंगे, स्कूल बाद में आएंगे, सब कुछ बाद में आएगा, प्रोजेक्ट बाद में आएंगे, लेकिन पहले आपका एक मिशन या एक एक विजन होगा कि हमने किधर पहुंचना है। कोई, दिस इज द लिंकेज द प्रोग्राम विल हैव विद द स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी जिस डायरेक्शन में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रही है, उस डायरेक्शन की मुताबिकत में एक बड़ा हाथी इसने पकड़ लेना है, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव इसने पकड़ लेना है, और इसके स्कोप में इंडिविजुअल्स नहीं हो सकते, इसके स्कोप में प्रोडक्ट्स नहीं हो सकती, इसके स्कोप में लार्ज लार्ज बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट टू द सोसाइटी आप कह सकते हैं। अब बेनिफिट टू द सोसाइटी ये नहीं है कि कितने बच्चे स्कूल में खड़े हुए अटेंडेंस दे रहे हैं। बेनिफिट टू द सोसाइटी ये है कि सोसाइटी का एजुकेशन लेवल कितना इंक्रीज हो गया। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि ये जो जनरेशन आज स्कूलों में जाएगी, ये 10 साल बाद मैट्रिक से निकल जाएगी, तो हम इतने बच्चे पंप इन जितने कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब इतने ही बच्चे सारे के सारे 100 या 80% इनमें से ये पढ़ के निकल जाएंगे, तो वो मुआशरे के यूजफुल अफराद बनेंगे। अब मेरा जो लिटमस टेस्ट होगा वो ये देखना होगा कि वो जो 100 बच्चे या जितने भी बच्चे थे, क्या वो मुआशरे के यूजफुल अफराद बन गए हैं या सारे के सारे गुंडे और बदमाश बन गए हैं। तो बेनिफिट मेरा वहां जाके देखना है। अगर मैंने स्कूल की असेंबली की लाइन में ही सिर्फ देख लिया कि बच्चे कितने हैं, तो ये प्रोजेक्ट प्रोग्राम तो प्रोग्राम ना हुआ ना, ये तो कोई प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के दरमियान की चीज होगी जनाब। ओके सर, थैंक यू सर। एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और बात ये नहीं कि चीजें क्लैरिफाई तभी होंगी जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे और खुल के क्वेश्चन करें, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसा जी मसला नहीं है। सर, इन्हीं के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन ज़हन में आया है जी जी। कि इससे क्या हम प्रोग्राम में रन टाइम पे ऑब्जेक्टिव या विजन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ इसकी बड़ी होती है। सर देखें, जहां तक प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव का ताल्लुक है, प्रोग्राम का अपना एक विजन अपना मिशन वो एक अलग चीज है, वो तो हम कर सकते हैं, वो तो हमारी डोमेन में है ना। लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन का विजन या मिशन चेंज नहीं कर सकते। मैं नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का तो बिल्कुल नहीं करेंगे, प्रोग्राम की सिर्फ। अच्छा, प्रोग्राम में मैंने सिर्फ आपको ये विजन और मिशन का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि अव्वल तो एज सच कोई इतना एक्सप्लिसिटली अलहदा से विजन और मिशन इसका होता नहीं है, क्योंकि इसकी जो भी स्ट्रेटजी है वो दरअसल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी से अलाइंड है। दरअसल जो ब्रॉडर विजन या मिशन है वो ऑर्गेनाइजेशन का है। अच्छा, पहली बात तो वो कर लूं मैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का विजन या मिशन किसी वजह से किसी जगह पर कहीं तब्दील होता है, तो वो अपने नीचे तमाम प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, ऑपरेशन, तमाम चीजों के ऊपर असरअंदाज होगा और वो तमाम चीजों में जल्जला आ जाएगा, उनके ऑब्जेक्टिव्स हिल जाएंगे। तो उस हवाले से तो प्रोग्राम भी हिलेगा। लेकिन अब आप बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम के अंदर विजन और मिशन जो है वो एक अगर है भी, तो वो मातहत है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के। उस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को जिसके तहत इस प्रोजेक्ट को, प्रोग्राम को शुरू किया जा रहा है, अगर वो तब्दील नहीं होता, तो उसके अंदर रहते हुए प्रोग्राम जो मर्जी विजन या मिशन बनाए, लाजमी बात है उसकी सोच जो है वो उस ऑब्जेक्टिव से बाहर तो जा नहीं सकती। जी अगर वो बिल्कुल। उसके अंदर रहते हुए अपना कोई विजन या मिशन बनाता है या तब्दील करता है, तो इट इज फुली अलाउड। बट एज सुन एज इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा कोई विजन सिलेक्ट कर ले जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट ही नहीं किया हुआ, ऐसी किसी स्ट्रेटजी के साथ अलाइंड ही नहीं है, तो फिर दो बातें हैं। या तो ऑर्गेनाइजेशन अगर वो ठीक बात कह रहा है प्रोग्राम मैनेजर की, नहीं जी ये विजन होना चाहिए, तो इसका मतलब है वो अफेक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को, और अगर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को इफेक्ट करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन ऊपर तक इफेक्ट होगी। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का विजन भी इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली उसके अंदर रहते हैं और आप जो बात कर रहे हैं प्रोग्राम मैनेजर, वो बिल्कुल कोई इर्रेशनल किस्म की बात है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये ख्वाब देखने छोड़ दें, आप ये उल्टे सीधे विजन बनाने छोड़ दें। आपका काम विजन बनाना नहीं है। तो सही है। अपने उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी जो है वो प्राइम है, उसके हद और कैद में रहते हुए
आपको लिबर्टी है, आप जो कुछ करना चाहें करें। यही प्रोग्राम को उन्होंने फैसिलिटी दी है कि भाई अपनी स्ट्रेटजी खुद बना लो। ये इस अकम्पलिशमेंट को, इस बेनिफिट को रियलाइज करने के लिए या इन बेनिफिट्स को रियलाइज करने के लिए जो मर्जी कर लो। अगर बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स और बड़ा प्रोग्राम होगा तो वो अपने नीचे सब प्रोग्राम्स बना लेगा और उसी ऑब्जेक्टिव को जो उसे दिया गया स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव उसके ब्रेकअप कर लेगा कि यार तुम ये जरा लोअर लेवल एजुकेशन को ये प्रोग्राम मैनेजर देख ले और फलानी चीज को फलाना देख ले और कंस्ट्रक्शन को फलाना देख ले, वट जो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, तो सब प्रोग्राम्स बन जाएंगे और उनके अपने अपने बेनिफिट्स होंगे। इस तरीके के साथ कम्प्लेक्सिटी को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये सब प्रोग्राम के जो है ना अलग टीमों का अलग प्रोग्राम मैनेजर होंगे या इसके एक ही प्रोग्राम मैनेजर के अंदर ही काम करेगा? एक प्रोग्राम मैनेजर के अंदर होगा, बड़ा प्रोग्राम मैनेजर तो एक ही होगा ना। तो ये सब प्रोग्राम मैनेजर, सब प्रोग्राम जितने अगर 3 बनाते हैं आप, मिसाल के तौर पे आपको हमने कहा जी एजुकेशन का स्टेटस पाकिस्तान में बढ़ाना है और इसको हमने लिटरेसी लेवल को से 80% पे लेके जाना है अगले 15 साल के अंदर। ये है जी प्रोग्राम। अब आपने क्या किया, इस प्रोग्राम के सब प्रोग्राम बना दिए। आपने कहा जी कि लोअर लेवल प्राइमरी एजुकेशन, फिर जनाब मिडिल लेवल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, तीनों की जिम्मेदारी आपने 3 अलग अलग प्रोग्राम मैनेजर्स को, सब प्रोग्राम मैनेजर्स को दे दी और उन सबको कोऑर्डिनेट आप कर रहे हैं। अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रोग्राम मैनेजर नहीं है, तो होगा क्या कि एक की प्रोग्रेस आगे निकल जाएगी, एक की पीछे रह जाएगी। आपने सारों को बांध के भी रखना है क्योंकि आपने ओवरऑल बेनिफिट गेन करना है। अगर एक तरफ से बेनिफिट ज्यादा आ जाए और एक तरफ से कम आ जाए, मतलब हायर एजुकेशन, मैंने पूरे पाकिस्तानियों को पीएचडी करा दी है और प्राइमरी एजुकेशन बच्चे ही नहीं भेज रहा आगे, तो 15 साल बाद क्या स्टेटस बनेगा? तो इसका मतलब है कि इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए और ओवरऑल प्रोग्राम मैनेजमेंट करने के लिए प्रोग्राम एग्जिस्ट करेगा और इसके शेडो के अंदर ही रहते हुए ये सब प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करेंगे। और सर ये गवर्नेंस बोर्ड जो है वो कहाँ पर होगा? गवर्नेंस बोर्ड वो बॉडी है जो प्रोग्राम मैनेजर से ऊपर है। प्रोग्राम मैनेजर ने जिस चीज की भी इजाजत लेनी होती है, परमिशन, फंडिंग, जो भी कोई, मतलब यूं समझेंगे दिस इज द बॉस कमेटी। ये लोग आपके हर इकदाम को अप्रूव करते हैं, कोई चेंज रिक्वेस्ट है तो उसको करते हैं। जो आपका प्रोग्राम का स्पॉन्सर है वो इस गवर्नेंस बॉडी के साथ या तो उसका पार्ट होता है और या वो भी इसको जवाबदेह होता है। लेकिन जो आपका अल्टीमेटली इमीडिएट बॉस है वो तो आपका प्रोग्राम स्पॉन्सर या डायरेक्टर है ना जी। तो अमूमन ये बात पीएमआई इतना क्लैरिफाई नहीं करती, लेकिन ये बात जो है उसके अंदर यूके के जो सिस्टम्स हैं उनमें काफी क्लियरली डिफाइंड है कि जो कोई भी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम का स्पॉन्सर होगा वो ऑटोमेटिकली विल बी द हेड ऑफ दिस गवर्नेंस बोर्ड और वट एवर काइंड ऑफ बोर्ड इट इज। वो अच्छा, अब मसला ये है कि चूंकि प्रोग्राम इज अ मच सीनियर लेवल थिंग, तो ये मुमकिन है कि वो प्रोग्राम स्पॉन्सर को इसका मेंबर तो बना लें लेकिन इसका हेड ना बनाए। हो सकता है सीईओ खुद इसको हेड करना चाहता हो या कोई सीनियर लेवल का एग्जीक्यूटिव इसको हेड करे, तो इससे मैटर नहीं करता। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो कोई भी इसको हेड करता है इस गवर्नेंस कमेटी को, वो मुकम्मल ताकत रखता है। बाकी सारे लोग राय दे सकते हैं और अपना अपना सजेशन देते हैं, लेकिन जो हतमी राय जो इसको हेड कर रहा होता है गवर्नेंस कमेटी को, जो वो देता है वो फाइनल है। जी जनाब, आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग योर क्वेश्चन और अभी आपने बस कर दिया। नहीं, एक छोटा सा आंसर, मेरा ख्याल है उसका आंसर शायद यस नो ही होगा, यस ही होगा। जो प्रोग्राम मैनेजर होगा, जैसे वो मैनेजर को सपोर्ट, गाइडेंस और कोऑर्डिनेशन में ही जंप इन करेगा, लो लेवल डिटेल्स में नहीं करेगा। इसी तरह प्रोग्राम मैनेजर सब प्रोग्राम्स को, मैनेजर्स को भी सपोर्ट, गाइडेंस और कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लोअर देखिए जी, एक बात बड़ी क्लियर है और वो ये कि प्रोग्राम मैनेजर को हमने पहले कह दिया कि भाई तुमने माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी, नहीं तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुम सारे प्रोग्राम को साथ लेके बैठ जाओगे अगर तुम किसी एक सुराख में घुस गए। सो ही हैज टू बी लुकिंग एट द होल थिंग फ्रॉम अ होलिस्टिक व्यू। और ये भी जिक्र आया पीछे
कि होलिस्टिक व्यू होता है प्रोग्राम मैनेजर का, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमने डिस्कस किया। और वो एक फादर फिगर के तौर पे काउंसलिंग करने के लिए, मेंटरिंग करने के लिए, गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए मौजूद है। लाजमी बात है कि ये बंदा आज इस स्टेटस पे बैठा है तो वो उन सब स्टेजेस से गुजर के आया है, तजर्बाकार है, और हमने ये भी कहा कि टेक्निकली भी साउंड है ये बंदा, और ये जानता है कि ये क्या कर रहा है। और अगर नहीं भी उस स्पेसिफिकली टेक्निकल उस एरिया का, तो ही हैज स्पेसिफिकली टेकन ट्रेनिंग, और ही हैज बीन क्रैश कोर्स कोई करके आया है और इसको पता है कि क्या हो रहा है। So you should have full confidence in the program manager, but the question is, the program manager cannot get involved into the affairs, detailed affairs of the sub programs or projects or whatever are the components. मगर इंचार्ज यही है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंचार्ज जब यही है तो इसने नजर कैसे रखनी है? इसने जो नजर रखनी है उसके लिए उसको गवर्नेंस मैकेनिज्म चाहिए, उसके लिए उसे गवर्नेंस मैकेनिज्म चाहिए। वो एक गवर्नेंस मैकेनिज्म सजेस्ट करेगा गवर्नेंस बोर्ड को, गवर्नेंस कमेटी को, और वो उसको अप्रूव करेंगे और वो कहेंगे अच्छा ठीक है, तुम भी ऐसे करो, तुम भी अपने प्रोग्राम को इस तरह से प्रोग्राम को इस तरह से गवर्न करो, हम इसे अप्रूव करते हैं और इसमें फलानी फलानी जगह पे हमसे अप्रूवल लेना होगा। मतलब जहां जहां पर कभी कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, कोई कंपोनेंट शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो ये वो गेटवेज होंगे जिसमें ही हैज टू टेक द परमिशन एंड अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नेंस बोर्ड। तो गवर्नेंस बोर्ड की जो जो इंटरफियरेंस है वो इस लेवल तक होगी। और इसके अलावा गवर्नेंस बोर्ड अपना भी कोई इंतजाम रख सकता है कि सेपरेट फ्रॉम द प्रोग्राम मैनेजर, गवर्नेंस बोर्ड मे हैव अ कंसल्टेंट हु कैन रिव्यू द प्रोसेस। तो रिव्यूअर्स आउटसाइड से आ सकते हैं और वो प्रोग्राम को रिव्यू करके अपनी रिपोर्ट दें। वो एक थर्ड पार्टी रिपोर्ट हो जाएगी जिसकी रोशनी में वो अपने केपीआईज को कंफर्म कर लेंगे कि ये जो प्रोग्राम मैनेजर हमें रिपोर्ट कर रहा है कि जी सब अच्छा जा रहा है, क्या वाकई सब अच्छा जा भी रहा है। मिसाल के तौर पे एक बड़ा मैं आपको सिंपल सा केपीआई बताऊं। आमतौर पे ये होता है कि एक जो खुशहाल घराना या खुशहाल माहौल या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें इत्मीनान होता है, खुशी होती है। अगर आप ये फील करते हैं कि आपके प्रोग्राम में लोग प्रिटर्ब्ड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, नाराज हैं, खुश नहीं हैं, तो ये वाज़े तौर पे इस बात की निशानी है देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। तो अगर ये भी एक तरह का केपीआई है, एक तरह का पैरामीटर है जिसके ऊपर वो प्रोग्राम मैनेजर से पूछ सकता है कि भाई ये क्या हो रहा है तुम्हारे प्रोग्राम में, इसको चेक करो। ये तो खैर एक जनरलाइज किस्म की बात होगी, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो इससे ज्यादा डिटेल्ड केपीआईज भी होते हैं कि जनाब अगर ये आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और इसका ये बेनिफिट है, तो ये बेनिफिट जो है ये हमारे बेनिफिट से तो अलाइन नहीं हो रहा, तो ये तो गड़बड़ है इसके अंदर। तो जिस तरह से भी है वो अपने केपीआई डिफाइन करते हैं और गवर्नेंस मॉडल जो बनता है उस भले वो प्रोग्राम मैनेजर की सजेशन उसमें शामिल हो, लेकिन उसकी अप्रूविंग अथॉरिटी जो है वो गवर्नेंस बोर्ड ही होगा। जी जनाब। ये केपीआईज का आगे कोई है टॉपिक आएगा डिटेल में, या आज ही इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट है तो बात कर लें थोड़ी, या बात आएगा इसके ऊपर कोई? केपीआईज का जिक्र तो आएगा, लेकिन अगर एज सच आप केपीआईज को डिटेल में बात करना चाहते हैं तो प्रॉब्ली नहीं। केपीआई देखें, बात ये कि केपीआई इज नॉट अ प्रोजेक्ट अ प्रोग्राम मैनेजमेंट टर्म। दीज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अब बुनियादी तौर पे ये फिलॉसफी जो है, ये तरीकाकार जो है, ये तो ऑपरेशन से आया है ना, कि किस तरह से कोई बड़ी बॉडी छोटी बॉडी के ऊपर नजर रखेगी। तो मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि भाई मैं फर्ज कर, अच्छा हर किसी को अपने से निचले लेवल का केपीआई चाहिए होते हैं। मैं थोड़ा इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि एक है प्रोजेक्ट मैनेजर, एक है प्रोग्राम मैनेजर, और एक उससे भी ऊपर की बॉडी, अब चलें गवर्नेंस बोर्ड की बात कर लें। प्रोग्राम मैनेजर ने प्रोजेक्ट मैनेजर पे किस तरह नजर रखनी है और गवर्नेंस बोर्ड ने प्रोग्राम मैनेजर पे या प्रोग्राम मैनेजमेंट के काम के ऊपर कैसे नजर रखनी है, दोनों के लेवल्स ऑफ केपीआई डिफरेंट होंगे। जब हम किसी चीज को चेक करने जाते हैं तो आप ये समझें कि हम उसका हेल्थ चेक करते हैं। हम एक ऐसा थर्मामीटर इजाद करते हैं
जिससे हम किसी भी वक्त उसका टेम्परेचर देख सकें और कह सकें कि यार सब अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा। और ये कई किस्म के चेक्स हो सकते हैं। प्रोग्राम मैनेजर का क्या इंटरेस्ट है, सॉरी, जो गवर्नेंस बॉडी या प्रोग्राम मैनेजर से ऊपर का लेवल है उसका क्या इंटरेस्ट है कि प्रोग्राम को हमने एक खास बेनिफिट डिलीवर करने के लिए काम पे लगाया था। प्रोग्राम मैनेजर ने हमें कहा था कि ये बेनिफिट मेरे प्लान के मुताबिक ऐसे ऐसे डिलीवर होंगे, तो इसका मतलब है कि इसकी टाइमलाइंस के मुताबिक हम इस जगह पे सिर्फ ये चेक किया करेंगे बेनिफिट डिलीवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये सिर्फ ओवरऑल बेनिफिट की तरफ नजर रख के बैठे हुए हैं, और वो हर प्रोजेक्ट के प्रोग्राम के नीचे जो हर प्रोजेक्ट है उसके शुरू और एंड को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने का मतलब ये कि उसको उनकी परमिशन के बगैर कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो इजाजत आपको गवर्नेंस बोर्ड से लेनी पड़ेगी। अब आप आ जाइए प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजर के रोल के ऊपर, और प्रोग्राम मैनेजर अपने प्रोजेक्ट को कैसे गवर्न करेगा। प्रोजेक्ट्स को गवर्न करने के लिए जिस तरह हम प्रोग्राम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस थी, एक प्रोग्राम गवर्नेंस है। अब जो प्रोग्राम मैनेजर है वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से के लिए एक प्रोजेक्ट गवर्नेंस मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करेगा कि भाई मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के अंदर तुम्हारे काम को माइक्रो मैनेज ना करते हुए किस तरह चेक करूंगा। अब उसमें वो क्या करेगा कि उनसे कहेगा बताओ अब तुम्हारी प्रोजेक्ट कितने फेजेस में करना है और हर फेज में क्या अचीव करना है, और जब वो कमिट कर देंगे और ये उसे अप्रूव कर देगा तो ये अपने केपीआई उनके हिसाब से सेट करेगा कि आया के फलाने फेज ने अपना डिलीवरेबल दे दिया, एक्सेप्टेबल है, उसके क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, अगर वो ठीक होगा तो उसे पास कर देगा। आपने देखा कि प्रोग्राम मैनेजर प्रोजेक्ट्स के केपीआई चेक कर रहा है, जबकि जो पोर्टफोलियो मैनेजर या गवर्नेंस बोर्ड है वो प्रोग्राम के केपीआई चेक कर रहा है। दोनों का लेवल डिफरेंट है। वो जो गवर्नेंस बोर्ड है वो कहां तक जा रहा है, वो जा रहा है आपके प्रोजेक्ट को टच करता है, सिर्फ प्रोजेक्ट के रिजल्ट को देखता है, जबकि जो प्रोग्राम मैनेजर है वो फेजेस के रिजल्ट को देखता है। तो अपने अपने केपीआई इन्होंने खुद सेट करने हैं, और ये डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं और केपीआई क्या होंगे। मैंने तो एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपको दी कि यार लोग कितने खुश हैं, एक जनरलाइज किस्म का एक केपीआई है, एंड दिस कुड आल्सो बी टेकन इनटू इम्पैक्ट, लेकिन जो स्पेसिफिक केपीआईज हैं दे कुड बी ऑफ टेक्निकल नेचर। ठीक है सर, सही है। केपीआईज के ऊपर आपको बहुत सी बुक्स भी मिलेंगी और बड़े वाजे तौर पे उन्होंने बताया होता है कि जी केपीआई कैसे एस्टेब्लिश करना चाहिए। दिस इज अ ह्यूज सब्जेक्ट, ये कोई वो छोटी सी बात नहीं है। आप जब ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस की बात करते हैं, मैं अभी प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स को छोड़ दें, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी, देन you have to follow certain best practices, and there must be some indicators of those best practices which are the key performance indicators. And if you show through those KPIs that you have achieved that best practice, then you have shown the capability. So this all centers on a certain kind of capability to achieve a best practice, and that is proven through a KPI accomplishment. तो ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की चीज है। और लेकिन हम इसको, जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस इज बीइंग ट्रांसलेटेड डाउनस्टेयर्स, तो प्रोग्राम की भी गवर्नेंस है, प्रोजेक्ट की भी गवर्नेंस है, इवन आपके पोर्टफोलियो की भी एक गवर्नेंस का मैकेनिज्म होता है। लेकिन हर गवर्नेंस जो नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की गवर्नेंस के फ्रेमवर्क में रहते हुए निचली लेवल की गवर्नेंस डिजाइन की जाती है, और हर निचले लेवल की गवर्नेंस जो होती है वो अ लिटिल बिट मोर डिटेल्ड होती है। ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस वुड बी जनरल रूल्स टू गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, काम करने का तरीका क्या है, वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम क्या है, इस तरह की बातें जो है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की है। प्रोग्राम के अंदर जो चीजें होंगी, प्रोग्राम करने का तरीका क्या है, प्रोग्राम में कैसे कोई चीज होगी, अथॉरिटीज क्या होंगी, इस तरह की चीजें जो है ये प्रोग्राम लेवल। तो हर लेवल की गवर्नेंस अलग होगी, हर लेवल के केपीआईज अलग होंगे, और उसके हिसाब से वो चीजें आगे चलेंगी। जी आर यू ओके जी? कोई मतलब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आप ठीक है। क्वेश्चन आंसर करते हैं, दीज विल
दीज विल बेनिफिट यू मोर। ऑल्दो जब हम किताब से चीजें पढ़ रहे हैं वो तो पढ़नी है और उसे पूरा भी करना है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें तो उतनी बात जो किताब में नजर आएगी और मैं महसूस करूंगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, वो मैं एक्सप्लेनेशन उसकी कर दूंगा। बट व्हाट अबाउट दोज थिंग्स जो मतलब आपको बुनियादी तौर पे एक आइटम समझ नहीं आता और आप की सर के ऊपर से गुजरना शुरू हो जाता है, तो प्लीज ये बहुत अच्छा है कि आप लोग बीच में क्वेश्चन करें। और बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक मैंने पहले ट्रेनिंग करवाई थी फेस टू फेस प्रोग्राम मैनेजर की, उसकी ऑडियोज भी कहीं अवेलेबल है और उसमें लोगों ने खूब क्वेश्चन किए थे। हर वक्त हम बातें ही करते रहते थे और मुख्तलिफ सिनेरियो देखते रहते थे। वो ज्यादा बड़ी इंसाइट होगी। मुझे जो ही वो ऑडियोज मिलती हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप उनको भी सुन सकें और उनसे मुख्तलिफ सवाल जो शायद आप भी नहीं कर सके वो भी आपको जवाब मिल जाए। जी सर, काफी स्मॉल हेल्पफुल है। नोट, अगर किसी को जो है वो केपीआईज के बारे में कोई फर्दर प्रैक्टिकल नॉलेज हो तो आई कैन बी हेल्पफुल, क्योंकि यहाँ पर हम केपीआईज जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा उनका इम्पोर्टेंट रोल है, और also we set the KPIs in the projects and portfolio. So, अगर आप लेकिन on the other hand, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा ब्रीफ सा अगर आप बोलना चाहें कि क्या होते हैं कैसे होते हैं, टेक योर टाइम, मतलब वी आर ऑल लिसनिंग। सर उसमें फॉर एग्जांपल जैसे प्रोजेक्ट केपीआई तो हम उसमें होते हैं कॉस्ट, टाइम और क्वालिटी। कास्ट की जो है वो मेजरमेंट्स हम करते हैं बाय सेटिंग टारगेट्स के, कंटीजेंसी ये थी और हमने अगर जो है वो सारा खा लिया है और उसके बाद किया है तो उसका ये स्कोर होगा। इसी तरह टाइम का है, तो टाइम में जो है वो हम डिफरेंट माइलस्टोन्स डिफाइन करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट में इस टाइम डिजाइन बनने, डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, टेस्टिंग कंप्लीट होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ये जो है वो हमारी तो माइल्स, ये हमारे 5 माइलस्टोन्स हैं। तो उसमें फिर हम केपीआईज डिफाइन करते हैं कि अगर जो है वो 2 वीक्स का डिले है तो वो ऑन टारगेट है, 2 to 6 वीक्स है तो वो अनएक्सेप्टेबल है बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी। क्वालिटी टेस्टिंग वन, क्योंकि जो है वो फंडामेंटल है, टाइम कॉस्ट जो है वो लेस इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू क्वालिटी। तो क्वालिटी में जो है वो हम इंश्योर करते हैं कि जो एक्चुअल यूजर है क्या फीडबैक है। तो केपीआई सेट करते हैं कि जो एक्चुअल सिस्टम यूज करेंगे हम उनको एक सर्वे सेंड करेंगे, उसमें ये क्वेश्चन होंगे और उनकी जो है वो जो स्कोर है वो अगर 7 और 10 आता है लेट्स से, तो वो टारगेट है हमारा। और अगर जो है वो 10/10 आता है तो वो आउटस्टैंडिंग है, और दैट मींस कि वी फेल्ड व्हाट वी वांट टू अचीव। तो दैट आल्सो ट्रिगर्स द चेंज मैनेजमेंट एंड सो ऑन। तो ये जो है वो प्रोजेक्ट्स लेवल, पोर्टफोलियो लेवल पे जो है वो आ जाते हैं। हमारा जो है वो एक केपीआई हो सकता है कि अगर हम 20 प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं तो 75% ऑफ दोज शुड ऑलवेज बी इन ग्रीन। जो हमारी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट ट्रैफिक लाइट में करते हैं कि ग्रीन इज ओके, येलो इज समथिंग हिटिंग अस और मे हिट अस, और रेड पे जो है वो कोई चीज हिट हो चुकी हुई है। तो उसमें जो है वो ये है कि हमारा 75% पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन रहना चाहिए। दैट्स अ केपीआई। अगर ये नहीं है तो देन वी आर नॉट अचीविंग टारगेट्स। तो अब इन सारे केपीआईज के ऊपर जो है वो फिर हमारे आगे परफॉर्मेंस टारगेट सेट होते हैं जिसके ऊपर हमारा प्रोग्रेस वगैरह होती है। तो दैट इज लाइक वी मैनेज पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ केपीआईज। बिल्कुल जी, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने चीज को एक्सप्लेन किया। और यहाँ एक और चीज हमारे सामने आ गई, इसका हमने कहीं जिक्र तो शायद किया था, वो थी टॉलरेंस। हर लेवल पे कोई ना कोई टॉलरेंसेस होती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जी हमारी टॉलरेंस ये है, ग्रीन में रहेंगे, टॉलरेंस है 75% ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी इन द ग्रीन। इसी तरह जब ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते तक का डिले मेरे लिए मैटर नहीं करता, अगर 2 हफ्ते तक का डिले है तो ओके है। तो ये उन जिसकी बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, उस प्रोग्राम में इतनी टॉलरेंस काबिले बर्दाश्त है। लेकिन हो सकता है कि एक और प्रोजेक्ट है और उसके अंदर इतनी टॉलरेंस काबिल बर्दाश्त ना हो। तो ये जहां पे हम सेट करते हैं ये गवर्नेंस है। गवर्नेंस बताती है कि मेरे मेरे क्या स्टैंडर्ड्स हैं, मैं किस हद से ज्यादा या किस हद से कम चीजों को बर्दाश्त कर सकता हूं या नहीं कर सकता। और उसके मुताबिक
फिर आप अपने ये केपीआईज और ये तमाम चीजें सेट करते हैं। और लाजमी बात है कि केपीआईज की तो एक बाकायदा एक्सरसाइज करने की जरूरत है, और खास तौर पे जो लोग प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं इन चीजों में, जैसे आपने डिफाइन किया तो गालिबन आप ये काम कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और आपको इसलिए इन चीजों का इतना वाज़ेह तौर पे पता है। तो जो लोग कर रहे हैं या करेंगे तो वो साथ साथ वो तो एक ऑन जॉब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप इन चीजों को समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप मार्केट में जाएं, आप देखें केपीआईज के ऊपर कितनी किताबें अवेलेबल हैं। आप अमेजन के ऊपर और बाकी बुक स्टोर में देखें, आप केपीआई लिख के एंटर करें और आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें। एक्चुअली हमें जरूरत सिर्फ इस चीज की नहीं है कि हम प्रोग्राम पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, इसके अंदर इतनी टर्मिनोलॉजी और इतनी चीजों की इन्वॉल्वमेंट है कि आपको मल्टीफ्यूरियस डिसिप्लिन का नॉलेज होना भी जरूरी है, और पढ़ने की आदत, जो रीडिंग की आदत है, वो आपको डालनी होगी। देखें ये चीजें तो हैं, चलें स्ट्रेटजी से मुतालिक हैं तो इस हवाले से, लेकिन अदरवाइज ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, बहुत से सॉफ्ट स्किल जो आपको स्पेसिफिकली है कि हमने पिछले में बात की, प्रोग्राम मैनेजर के कौन से स्किल होने चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के कौन से स्किल होने चाहिए। भाई पढ़ तो लिया है, लेकिन क्या वो स्किल हम में हैं भी कि नहीं है। अब मैं एक प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ एंड आई एम अ वेरी रिजिड पर्सन, मैं स्टेक होल्डर से बात नहीं करता। तो ये सारी बातें जो हैं मुझे साथ साथ खुद से अपने तौर पे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और कॉम्पिटेंसी के लिए पढ़नी और सीखनी पड़ेगी, भले आप एग्जाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये सब चीजों का जानना और अपनी विजडम को मुसलसल इंक्रीज करना, ये आपके लिए जरूरी है। तो इस हवाले से अगर मैं ये कहूं कि इस छोटे से कोर्स के अंदर हम इन चीजों की तरफ पॉइंट तो कर सकते हैं, इनका जिक्र कर सकते हैं, इनके बारे में हल्की फुल्की गुफ्तगू भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी ना आए जो आपको प्रैक्टिकल काम करने से और किताब पढ़ने से आता है। तो ये एक अपनी हैबिट जरूर डेवलप कीजिए कि आप जो भी चीज में फील करते हैं कि कुछ नॉलेज कम है और मैं नहीं जानता, तो उसमें या तो किसी से पूछें और या कहीं से पढ़ें, तो आपको वो चीज बेहतर तौर पे आएगी। मगर ये कि एनीवेज मैं समझता हूँ कि केपीआईज के बारे में एक वो इनिशियल चीजें जो है वो काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी। सर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं मेरे। जी जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट फाद ने ये जिशान ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन किया। जी इन्होंने कहा कि क्वालिटी हमारे लिए टाइम एंड कॉस्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि इन्होंने कहा होती ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? जी। अच्छा, ये मेरे से क्वेश्चन है, ये ज्यूम कर लिया या स्टेक होल्डर्स को बिठा के एग्री करवाया कि क्वालिटी तो हमारे लिए टाइम एंड कॉस्ट से ज्यादा जरूरी है? ओके। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी है। हाँ देखें, ये कोई ऐसी बात नहीं इन्होंने की कि जो आपके ऊपर भी स्क्वेयरली फिट आ जाए। दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर रहे हैं वहां पे ये ऐसा है, और ऐसा क्यों है इसको भी समझने की जरूरत है। ये ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ही बैठ के फैसला नहीं कर लिया कि हमारे लिए क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल वो जो हम बात कर रहे थे वो पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर है, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के ऊपर। असल में स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी स्ट्रेटजी बनाती है, जो कोई भी रुख अख्तियार करती है, उसमें स्टेक होल्डर्स का बहुत बड़ा रोल है। स्टेक होल्डर, आप अगर नासा में काम कर रहे हैं, नासा में क्या टाइम और पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी से? वहां पे तो वो कहेंगे कि जी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। आपको पता है ये जो सिक्स सिग्मा का आप नाम सुनते हैं, सिक्स सिग्मा नासा में जो काम हो रहा है उसके सामने बिल्कुल बच्चा है। सिक्स सिग्मा से कहीं ज्यादा, 7, 8, 9 सिग्मा और उससे भी बियॉन्ड वो लोग वहां काम करते हैं। वहां क्वालिटी के जो जरूरत है वो इतनी ज्यादा है, क्योंकि यू कांट टेक चांसेस इन स्पेस। देयरफॉर वो क्वालिटी उनके लिए प्राइम है। पैसा बहुत ज्यादा भी लग जाता है, टाइम कई उनके प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो डिकेड्स, क्या 3-3, 4-4 डिकेड चलते रहते हैं। तो मतलब ये है कि दिस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। हो सकता है जिस प्रोग्राम में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहां पे क्वालिटी इतनी सुप्रीम ना हो। मैं बड़ी सिंपल आपको एग्जांपल दूं, जो चाइना में जितना भी काम हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे कुछ क्वालिटी जो है उनके लिए प्राइमरी फैक्टर है। उनके लिए शायद कॉस्ट ऐसे ही। प्राइमरी फैक्टर है। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और उसकी हिसाब से कि आप क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करते हैं और किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं।
एक क्वेश्चन और सर ये है निशान से कंटीजेंसीज का केपीआई कॉस्ट के जो निकालते हैं, तो उसमें मेरी एक उलझन समझ लें है कि रिस्क में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ लिंक हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं हो सकती। तो जब उसका अर्न वैल्यू अगर हम, हाँ जी, तो वो जिशान से मेरा क्वेश्चन है कि कैसे हैंडल करते हैं आप लोग उसको, क्रेडिट कैसे देते हैं उसका कि ये केपीआई में हम डाल दें, ये ना डालें, इतना अचीव हो गया कितना नहीं हुआ फॉर दोज रिस्क, क्योंकि कंटीजेंसी रिजर्व्स का इन्होंने जिक्र किया कि जो टाइम बाउंड नहीं है। सही है जी सही, निशान। उसमें जो है, हाँ उसमें जो है ना, जो भी केपीआईज होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉस्ट की हम जो बात करते हैं, तो कॉस्ट की हमारी होती है कंपेयर टू द लेटेस्ट लास्ट अप्रूव फ्रॉम द स्टेयरिंग कमेटी। तो अगर जो है फॉर एग्जांपल कोई रिस्क जो है वो मेच्योर हो गया ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, के जो है वो हमें जी एस्टिमेट्स हमारे जो हैं वो वीक थे, और हम जो है वो बहुत अंडर एस्टिमेटेड थे, तो हमें जो है वो 20 जो है वो आवर्स मोर चाहिए फॉर एग्जांपल। तो वो सिचुएशन जो है वो स्टेयरिंग कमेटी के सामने रखी जाती है, और स्टेयरिंग कमेटी जो है वो उसके अगेंस्ट उसको डिसाइड करती है कि हाँ ठीक है जी, स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर अस और आप इसके साथ करें। अब वो हमारा न्यू बजट स्टेयरिंग कमेटी मेक श्योर करना चाहती है भाई जो प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं ना वो स्टेयरिंग कमेटी से अप्रूव होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ है और अब आके आप बता रहे हैं जी कि हमने बजट तो लिया था 1000 आवर्स का, लेकिन और से कंटीजेंसी थी और हम जो है कंप्लीट करके लेके आ रहे हैं इसको 1500 आवर्स कॉस्ट में, फिर आप जो है वो आपका स्कोर जो है वो आपका केपीआई जो है वो मीट नहीं करेगा। लेकिन जो है वो अगर हम थाउजेंड्स का बेस लाइन थी और उसके बाद जो है वो हमें कोई रिस्क मेच्योर हो जाता है, तो अब हमारा जो है वो 1500 है, तो हम स्टीयरिंग कमेटी से उसकी अप्रूवल ले लेते हैं। तो अब जो बेस लाइन है, जो प्रोजेक्ट बजट है वो 1500 है, उसके अगेंस्ट केपीआईज होंगे, उसके अगेंस्ट अर्न वैल्यू मैनेजमेंट होगी। तो आई होप आई आंसर। पार्शली मे बी सर आप कुछ इसके ऊपर ऐड कर सकें आप कि जरा हम बताएं कि जो क्या रिस्क होता है। नहीं है, मैं उसको बात करता हूँ। जी सर, रिस्क होते हैं, अब हर टाइम के साथ गुजरते साथ हम उसकी प्लान वैल्यू निकालते जाते हैं, तो उसके अंदर रिस्क मैथमेटिकली कहाँ डाल कैसे हम करते हैं कि ये हो गया है, ये अर्न वैल्यू में डालें या ना डालें, या कब जाके डालें। बेसिकली सॉरी एमपी का क्वेश्चन है, लेकिन मौका मिला तो मैं अपॉर्चुनिटी समझते हुए पूछ रहा हूँ आपसे देखिए पीजीएमपी में। प्रोजेक्ट में जब ये आप ज्यादातर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के जी अंदर जब आप एक प्लान और अर्न वैल्यू और पीवी ईवी और एसी प्लॉट करते हैं, उस वक्त तो आप इंडिविजुअल एक्टिविटी के रिस्क को नहीं देख रहे होते। जो रिस्क होता है वो आपने बिल्ट इन किया हुआ है अपनी एक्टिविटीज की एस्टिमेशन के अंदर, उसकी ड्यूरेशन में और उसकी कॉस्ट में, और उसके हिसाब से आपकी बिल्कुल, पीवी निकली हुई है। अगर फर्ज करें वैसे ही कि वो रिस्क अकर नहीं करता और इसके अलावा आपकी कॉन्टीजेंसी पड़ी हुई है और मैनेजमेंट रिजर्व भी पड़े हुए हैं जो कि ऑन टॉप ऑफ दैट है, जो आपकी टोटल बिल्कुल बजट है उससे ऑन टॉप ऑफ दैट है। खैर वो उसकी मैं अभी जिक्र नहीं बिल्कुल कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो इनहेरेंट रिस्क है एक्टिविटी के अंदर। अगर एक काम जो था वो 10 रुपए में होना था और मैंने 8 रुपए में कर लिया क्योंकि वो रिस्क अकर नहीं हुआ, तो क्या होगा, मेरी अर्नड वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर मेरी अर्न ठीक वैल्यू है। ज्यादा हो जाएगी तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि मैं अपने स्केड्यूल से आगे हूं, और अगर मैं इतना ही आगे रहा तो प्रोजेक्ट अपनी डिफाइंड डेट से पहले खत्म होने का इम्कान है। इसका मतलब है कि अगर रिस्क अकर नहीं करेंगे तो कम पैसों में और जल्दी काम होने का इम्कान है। तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जी मैं रिस्क को कहूँ कि इतने पैसे रिस्क के रखे थे। रिजर्व जो है वो बिल्ट इन है एक्टिविटी के अंदर, जो आपने स्पेसिफिक एक्टिविटी रिजर्व रखे थे। और रिजर्व में जी आपको पता होगा कि हम एक्टिविटी के रिजर्व भी रखते हैं, आपके जो वर्क पैकेजेस हैं उनके रिजर्व भी रखते हैं, और इसके अलावा आपकी कॉन्टीजेंसी होती है, और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग वी हैव गॉट द मैनेजमेंट रिजर्व। अगर इन सारी चीजों का हिसाब किताब किया जाए, अगर हमने सही कैलकुलेशंस की हैं, अच्छे तरीके के साथ प्लानिंग की है, तो यू आर ऑलवेज सेफ। आप बहुत सारी अनसर्टेनिटी जो आपके प्रोजेक्ट में आ सकती है उससे अपने आप को सिक्योर करके रखा हुआ है
चांस कोई नहीं है कि अच्छी प्लानिंग होने के बावजूद आप बहुत ज्यादा अपनी टाइमलाइन से और अपने स्केड्यूल अपने बजट से आगे पीछे स्किप करेंगे। जी सर, ठीक। जी जनाब, और कुछ? फहद बड़े दिन से चुप हैं सर, उनसे कहीं कोई क्वेश्चन ही कर लें, उनके क्वेश्चंस की वजह से हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता अच्छा। कोई बात। है। यार मैं मैं सुन रहा हूँ यार, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, मैं सारी बातें सुन रहा हूँ, ट्राइंग टू एब्जॉर्ब एज मच एज आई कैन। और जैसे अभी जीशान ने बात की, जीशान पूछने का, लेकिन फिर वो ऑलमोस्ट क्लियर था, तो फिर मैंने पूछा। जीशान, अभी आप जिस बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे यहाँ भी बेसिकली हम करते हैं, और जो अपने प्रोजेक्ट करते हैं वो करते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि टाइम और सोर्सेज वगैरह ये सारी चीजें तो हमारे पास, हम मतलब लेके चलते हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो सॉर्ट ऑफ जब एक या प्रोजेक्ट हमारा कंक्लूड है, तब हम क्वालिटी जरा मतलब हम मॉनिटर तो करते रहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन आपने बात की थी ना कि आप एक क्वेश्चनएयर लेते हैं और सर्वे करते हैं फ्रॉम दी आपके जो बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी आपके एंड यूजर, तो उसमें और आपकी जो पोस्ट रिव्यू होती है उसमें आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे? देयर इज अ डिफरेंस इन प्रॉब्ली आप सिर्फ क्वालिटी के ऊपर फोकस कर पोस्ट दी ओवर स्टेट, लेकिन मैं थोड़ा सा उस पे कि हमारे यहाँ क्वालिटी के ऊपर हम वो सर्वे नहीं करते, हम ओवरऑल एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल हम एक क्वेश्चनर करते, पोस्ट पूरे प्रोजेक्ट की बात करती है विद द यूजर्स, विद ऑल स्टेक होल्डर्स। तो इसके ऊपर अगर आप इसमें बेसिकली जो क्वालिटी केपीआई है, फुल वर्जन है बेसिकली। इन माय जो प्रोजेक्ट्स मैं करता हूँ उसमें भी हम जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स क्वालिटी मेजर करते हैं कि जो है वो इट्स नॉट वन फॉर ऑल, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग जो मैं बात कर रहा था कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे और हिस्टोरिकली हम भी ऐसे ही जो है वो करते हैं कि एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो देखते हैं जी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान बिजनेस इंटरप्शंस तो नहीं हुई, या फिर जो है वो ओवरऑल फीलिंग क्या है, बस क्या है कस्टमर की। लेकिन जो है वो उस चीज़ को देखा गया कि पूरा प्रोजेक्ट आपने जो है एक्सीलेंट किया हो, वो का प्रोजेक्ट था, जो है वो कुछ अप एंड डाउन हो गया, तो अब आपका सारा जो है वो फोकस वो चीज़ लेगी। तो उसको फिर जो है वो आइडिया उसका ये है कि आप उसको अपने डिफरेंट फेजेस में या डिफरेंट मेन जो है वो एस्पेक्ट्स में डिवाइड करें और हर चीज़ को मेजर करें। फॉर एग्जांपल पहली चीज़ थी रिक्वायरमेंट्स आपने कलेक्ट की अपने क्लाइंट से, तो आप उसकी जो है वो क्वालिटी को मेजर करें कि जो है वो उससे कितना सेटिस्फाइड है आप या आपके कस्टमर्स। और उसके बाद जो है वो जो रिक्वायरमेंट्स आपने मेजर की हैं उनको दोबारा से करें जब आपने यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट के लिए उसको दिया, तो उस वक्त जो है वो उसकी क्या हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं स्टार्ट की, कट ओवर नहीं स्टार्ट किया, स्विच ओवर नहीं, तो उस वक्त जो है वो टेस्ट के बाद उसकी क्या फीलिंग है कि वो अपने आप को समझ रहा है कि मुझे टेस्ट में इन्वॉल्व किया गया है, या जो है वो जो टेस्ट केसेस थे ये सारी चीजें। तो अब जो है वो कुछ चीजें आप सर्वे से कर सकते हैं, कुछ आप जो है वो कहेंगे जी कि हमारे 20% जो है वो डिलीवर फर्स्ट टाइम थ्रू होने चाहिए। तो इस किस्म के जो है वो आप जो है ना डिफरेंट पॉइंट्स पे और डिफरेंट एंगल से आप करते हैं, ताकि आप जो है वो लर्निंग कर सकें कि भाई किस स्टेज तक क्वालिटी जो है वो टॉप पे थी, कहाँ पे क्वालिटी ड्रॉप होना शुरू होगी, और एट द एंड अगर जो है वो सारा मैस अप क्रिएट हो जाए तो आप उसको विजुलाइज कर सकें जी कि हुआ क्या है, पहले जो है वो क्वालिटी का डाउन थी लेकिन एंड जो है वो अच्छा हो गया। तो ये बेसिकली आप कह लें कि अंडर द स्किन जा रहे हैं टू हैव द मैक्सिमम लर्निंग्स आउट, रादर के आप जो है वो एक साल के प्रोजेक्ट के बाद एक आफ्टर एक्शन रिव्यू सेशन कंडक्ट करें और उसमें लोगों को वैसे ही भूल गया होता है कि भाई 3 माह पहले क्या हुआ था, वहां पे सिर्फ ये याद होता है 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था, और वो जो है वो प्योर लर्निंग जो है वो उससे अचीव नहीं होती। नहीं यार, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और फ्रेंकली स्पीकिंग अभी जो आपने क्लैरिफाई नहीं करते हमारे यहाँ, मतलब आपने डिफरेंट फेजेस पे बताया ना, जैसे रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, डिजाइन और डेवलपमेंट, ये सारी चीजें
इनके बाद आप बेसिकली आपने एक चेक पॉइंट रखा होता है फॉर क्वालिटी और आप फीडबैक लेते हैं, सर्वे करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारा अगर 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है तो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसको बेसिकली आप लेसन्स लर्न कहते हैं, वो चीज़ होती है जिसमें हम क्वालिटी और बाकी सारे प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स देखते हैं। लेकिन आई थिंक योर्स इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। शायद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा उस पर कंज्यूम होता है प्रॉब्ली, आई डोंट नो, लेकिन आई थिंक उसमें आप ज़्यादा अच्छी क्वालिटी गवर्न करते हैं। अच्छा फहद, मैं एक चीज यहाँ हाँ क्लैरिफी, काफी। ये जो हम बात जी करते सर। हैं ना कि जी आखिर में क्वालिटी होती है, ये तो इनहेरेंटली रॉन्ग है। क्वालिटी का कतन कोई ताल्लुक आखिर किसी चीज के आखिर से नहीं है, किसी स्टेज के आखिर से नहीं है। क्वालिटी में दो चीजें हैं, और आपने पढ़ी भी हुई हैं और आप लोग किसी ना किसी लेवल पे प्रैक्टिस करते भी हैं। क्वालिटी की एक अश्योरेंस है और क्वालिटी का एक कंट्रोल है। अश्योरेंस जो है दैट डील्स विद द प्रोसेसेस, आई होप ये पता ही है हमें। हम अश्योरेंस जी जो सर। है, क्वालिटी अश्योरेंस डील्स विद द प्रोसेसेस एंड हैज नथिंग टू डू विद द प्रोडक्ट इटसेल्फ। और क्वालिटी कंट्रोल ओनली डील्स विद द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट तो बनती है किसी स्टेप के खत्म होने के बाद, किसी फेज या किसी एक्टिविटी या पूरे प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद। द क्वालिटी कंट्रोल कैन हैपन एट द एंड ऑफ समथिंग, मगर वो भी मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रोजेक्ट के एंड पे या फेज के एंड पे ही होती है। मैं तो यूं कहूंगा कि हर प्रोसेस, हर एक्टिविटी का कोई ना कोई प्रोडक्ट आउटपुट है। इसका मतलब है उसका क्वालिटी कंट्रोल, हर एक्टिविटी जहां कोई चीज खत्म होती है वहां उसका क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। और क्वालिटी कंट्रोल इज डन थ्रू इंस्पेक्शंस। ये जो हम कहते हैं रिव्यू है या ऑडिट है, ये तो बिल्कुल गलत टर्म है। ऑडिट जो होता है वो प्रोसेसेस का होता है, और वो उस वक्त होता है जब प्रोसेस हो रही होती है। ये देखा जाता है कि ये प्रोसेस सही तरीके के साथ हो भी रही है कि नहीं हो रही। एक बात, जो प्रोसीजर लिखे हुए हैं उसके मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। नंबर दो, क्या इसको उससे भी कोई बेहतर तरीका है जिससे किया जा सकता है। तो ये काम हम एंड पे तो नहीं करेंगे। ये काम तो जिस वक्त प्रोसेस हो रही है उस टाइम के ऊपर दरमियान में बैठ के हम ये अश्योरेंस का काम कर रहे होंगे। प्रोजेक्ट लेवल में प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट के सारे काम की क्वालिटी अश्योरेंस करे और क्वालिटी कंट्रोल भी करे। और क्वालिटी कंट्रोल देखने में ये लगता है कि आखिर में होती है, लेकिन वो आखिर में नहीं होती, वो थ्रू आउट होती रहती है। जब जब कोई काम खत्म होता रहता है और कोई प्रोडक्ट का पार्ट बन बन के निकलता रहता है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल साथ होती है। अगर मैं होलिस्टिक व्यू में लूं तो मैं ये कहूंगा क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल keep happening throughout the life of the project, even within the phases and activities. ये क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस दोनों कॉन्टिन्यूस प्रोसेसेस हैं और ये चलती रहती हैं। अगर मैं जरा ऊपर के लेवल पे आ जाऊं, मैं प्रोग्राम लेवल पे आ जाऊं, या मैं क्या कहते हैं प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के या डायरेक्टर के लेवल पे आ जाऊं, तो वो जो है वो किसी और आंख से देख रहा है। वो क्वालिटी को प्रोजेक्ट के हवाले से देख रहा है, प्रोजेक्ट की क्वालिटी। अब वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी में दो चीजें आ जाती हैं। एक चीज है प्रोजेक्ट अश्योरेंस और एक है प्रोजेक्ट कंट्रोल। दिस इज एग्जैक्टली सिनोनिमस टू कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी अश्योरेंस कर रहा था, अब ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपने केपीआई सेट करता है, अपनी टीमें भेजता है ऑडिट के लिए, और ये क्वालिटी अश्योरेंस करते, सॉरी, प्रोजेक्ट अश्योरेंस के लिए वो टीमें किसी भी वक्त प्रोजेक्ट के किसी भी प्रोसेस में एंटर होके उसको देख सकती हैं और अपना केपीआई उठा के ले जाके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को दिखा सकती हैं और बता सकती हैं। इसी तरह जो एंड के ऊपर काम होते हैं जिनको आप रिव्यूज कह रहे हैं, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट रिव्यूज या प्रोजेक्ट कंट्रोल। तो मैं ये सारी बात एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि ये जो प्रोजेक्ट रिव्यूज हैं, दीज आर नॉट द ओनली थिंग्स जिनके ऊपर तकिया किया जा सकता है। वी नीड टू हैव सम कोई अश्योरेंस, प्रोजेक्ट की अश्योरेंस का मैकेनिज्म जिसके अंदर आपके क्या कहते हैं ऑडिट्स आते हैं, जिसके अंदर आपके हेल्थ चेक्स आते हैं। ऑडिट तो मैंने आपको बता दिया कि टीम जाएगी और किसी भी प्रोसेस में घुस के देखेगी प्रोसेस चल कैसा रहा है। नंबर दो, जो हेल्थ चेक है, हेल्थ चेक का मतलब ये है कि एट प्री डिफाइंड टाइम यू विल पुट इन अ थर्मामीटर इनटू द बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सी द टेम्परेचर। ये केपीआई आप उठा रहे हैं कि अच्छा अभी इस वक्त लोग कितने खुश हैं, इस वक्त काम कितनी तेजी से हो रहे हैं। तो इस तरह से आप वो थर्मामीटर रीडिंग्स उठाते हैं। दिस इज कॉल्ड हेल्थ चेक। और इन दोनों की वजह से फिर प्रोग्राम इस काबिल होता है ये डिसीजन करने के कि किस प्रोजेक्ट के साथ क्या सलूक किया जाए।
इसी को थोड़ा प्रमोट कर लें, इसी को अगर आप प्रोग्राम गवर्नेंस के लेवल पे या पोर्टफोलियो के लेवल पे ले जाएं, तो इसका मतलब है कि वो प्रोग्राम के ऊपर भी इसी तरह कुछ नजर रखेगा, लेवल हाई हो जाएगा। तो ये मेरा पॉइंट था जी कि सिर्फ आखिरी के रिव्यू के ऊपर फोकस ना करें, बीच का ऑडिट भी होता है जनाब। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। बड़ी अच्छी बात की आपने। इवन पीएम बॉक, जब हमने पीएमपी की तैयारी की थी तो बिल्कुल क्वालिटी का जो है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट होती है और सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था सर कि अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से स्पेसिफिक बात करूं तो लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। जैसे हमारे पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यूज तो होते हैं और वो मतलब वो तो एक स्टैंडर्ड चीज है, हर प्रोजेक्ट में हम करते हैं। ऑडिट्स आर रैंडम। हमारा एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड एक ऑडिट डिपार्टमेंट है जो कि किसी भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को पकड़ लेता है एट द कंक्लूजन ऑफ अ स्पेसिफिक फेज या कंक्लूजन ऑफ द प्रोजेक्ट, और उसको वो थॉरोली सारे प्रोसेसेस और सब कुछ जो भी प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट्स हैं सब जिस तरह एक्सपेक्टेड है किए गए या नहीं वो उसको ऑडिट करते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि अगर जैसे अभी हम एक प्रोजेक्ट हमने किया, अभी कंप्लीट किया पिछले दिनों, रेगुलेटरी एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर हम 2-3 डिफरेंट वेंडर से डील कर रहे थे फाइनेंशियल सर्विसेज में, और वो एक नया वेंडर था, नया प्रोसेस था। एक हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पहले उस काम को किया करती थी, सिटी फाइनेंशियल्स, लेकिन उन्होंने यहाँ से अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया, शायद आपको आइडिया हो तो। यू नो वी हैव टू डू इट इन हाउस नाउ। अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये हुआ कि काफी सारे प्रोसेसेस न्यूली जो है वो मंजिल था, तो उसके अंदर हमें काफी प्रॉब्लम्स फेस हुई, काफी इश्यूज हुए, काफी ऐसी चीजें थी जिसमें बिजनेस सेटिस्फेक्शन नहीं थी। बट बिकॉज टाइम वाज क्रंच, एंड आई एम नॉट सेइंग कि इट्स आइडियल वे ऑफ डिलीवरी एंड यू कैन प्रॉब्ली ब्लेम इट ऑन मी एज द पीएम, लेकिन उसमें काफी हमें हिकअप्स हुए, काफी इश्यूज हुए। तो हमने टाइम क्रंच को देखते हुए और ये सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए हमने उसमें क्वालिटी जो है वो कंट्रोल सही से नहीं की। हमने उसमें ये कहा कि यार ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन है, जो आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो we can look at that after the conclusion of this regulatory phase, and right now sort of we have to live with it, and we can do as much as we can, but we probably cannot fix it, you know, entirely or the way it should be. तो क्या यहाँ पे हमने क्वालिटी ब्रीच कर दी, और was that the right approach? और जिस तरह ज़ीशान अभी बात कर रहे थे ना कि हर फेज पे ये बेसिकली एक एंडोर्समेंट लेते हैं फ्रॉम द बिजनेस यूजर्स, और आई डोंट नो वेट साइन ऑफ और क्वेश्चनर, तो वो हमने फॉर एग्जांपल ये जो मैं आपको एक हिकअप बता रहा हूँ इसके अंदर हम नहीं कर सके बिकॉज ऑफ द टाइम क्रंच, शायद पुअर प्लानिंग थी या काफी सारी चीजों का अमलगम था जो भी था। तो अगर शायद आई होप आप समझ गए मेरी बात, तो इस पे अगर आप कमेंट करना चाहें। देखिए फात बात ये कि आप जिशान की ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपने अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, और सक्सेस क्राइटेरिया जो डिफाइन किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो डिफरेंट होता है। आप जो प्रोजेक्ट करें हो सकता है कि योर प्रोजेक्ट्स आर कंसिडर्ड द बेस्ट, बट लाजमी बात है कि वो जो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट वाली बीमारी है बीच में, अगर हम उसको कंसिडर करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कोई छोटे मोटे फ्लॉज हो रहे होते हैं, और उनकी वजह से देखिए जैसे आपने कहा देयर आर सम ऑफ द आइटम्स बीइंग इग्नोर्ड फॉर सम मे बी स्ट्रेटेजिक रीजन कि नहीं यार ये अभी नहीं करना, बाद में करेंगे और ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेचुरली आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, मैं तो उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो क्लासिकली नॉलेज बेस के हवाले से बात कर रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि how is it possible that an audit happens at the end of something? Audit by definition end पे हो ही नहीं सकता। ऑडिट एक ऐसी चीज है जो किसी भी काम के होने के दौरान होता है। ये मिस नॉर्मल है कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये फेज खत्म हो गया अब इसका ऑडिट करो। ओ भाई क्या ऑडिट कर लो, जिस चीज को आप ऑडिट कह रहे हैं उस वो है जो क्लोजिंग, उसको हम अगर कहना चाहें तो क्लोजिंग ऑडिट कह सकते हैं कि भाई ये देख लो कि सारे कागज पूरे हैं, कोई चीज कम तो नहीं, जो कुछ इसमें काम होना था, कोई काम होना रह गया हो उसका कोई सबूत है, अगर कोई चीज मिसिंग रह गई हो तो उसको पूरा करने के लिए आप कंप्लीशन से पहले उसको एक दफा चेक करते हैं, शायद आप उसको ऑडिट कह रहे हैं। लेकिन जो प्रोसेस का चेक है, भले वो प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा हो एज अ क्वालिटी एश्योरेंस, या वो प्रोजेक्ट से बाहर हो रहा हो एज अ प्रोजेक्ट एश्योरेंस, दैट हैज टू बी रैंडम। और उसके अंदर जिस तरह जिशान ने भी कहा कि जी स्टेक होल्डर्स का भी
इनपुट उसमें भी होता है, उसमें भी होता है। और जो जिसको आप कह रहे हैं रिव्यू या ऑडिट आखिर में, उसमें भी स्टेक होल्डर की इन्फ्लुएंस होती है। अगर आपने नहीं इन्वॉल्व किए हुए स्टेक होल्डर, तो भी मुमकिन है कि काम ठीक हो, लेकिन उसका तरीकाकार ये होगा कि स्टेक होल्डर की बातों को अच्छी तरह से सुन के समझ के आप अपना प्रोसीजर डिजाइन करते हैं और स्टेक होल्डर की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक आप अपने ऑडिट्स एंड रिव्यूज कंडक्ट करते हैं और स्टेक होल्डर को ये तसल्ली देते भी हैं कि आप फिक्र ना करें, हम कर रहे हैं और जैसे आपने बताया उस तरह कर रहे हैं। और दूसरा तरीका, अगर आप और ज्यादा इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, तो आप स्टेक होल्डर को किसी ना किसी तरह से इसका पार्ट एंड पार्सल भी बना लेते हैं। ऑडिट टीम में एक आध स्टेक होल्डर को ऐड कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट को, या कोई भी तरीका अख्तियार करते हैं। लेकिन रिव्यूज और ऑडिट्स में फर्क है। और ये जो क्लोजिंग वाला सिस्टम है, दिस इज ओके, दिस इज नेसेसरी, मगर जो बीच वाले एश्योरेंस वाले ऑडिट्स हैं, उनका होना भी अपनी जगह जरूरी है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रोग्राम को ज्यादा अंदर से मजबूत देखना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो आप काम तो शायद कर लें, लेकिन बाद में बुढ़ापे में जाके आपको पता चलेगा आपकी हड्डियां तो कमजोर हो गई। तो वो अंदर से आपका प्रोजेक्ट जो है वो मजबूत नहीं है और आप उसको सिर्फ एंड एंड के ऊपर चीजों को देख रहे हैं। ये मेरा मकसद है। सर ये बताएं, ऑडिट्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये कोई भी एक इनिशियल चल रहा है प्रोजेक्ट है और उसके नेसेसरली एट द वेरी एंड इन बिटवीन भी होना चाहिए, तो क्या इसकी मतलब क्या ये मैंडेटरी होता है या ये रैंडम प्रोजेक्ट को पिक कर लिया जाए? ये दोनों तरह से होता है। ये दो तरह के ऑडिट्स होते हैं। एक होते हैं जो कि स्केड्यूल्ड ऑडिट्स होते हैं कि जी हर वीक और हर महीने हम आएंगे और आके चेक करके जाएंगे। एक होते हैं रैंडम ऑडिट्स, और वो रैंडम ऑडिट जो हैं वो भी बड़े जरूरी होते हैं, क्योंकि आप जिसे कहते हैं ना, आमतौर पे हम आम लाइफ में कहते हैं जी वो इंस्पेक्शन आ गई है। असल में वो इंस्पेक्शन नहीं होती, वो ऑडिट होता है। स्कूलों के अंदर नहीं आते वो जो इंस्पेक्टर आ जाते हैं, आके चेक करते हैं जी स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है। असल में वो इंस्पेक्शन नहीं होती, वो ऑडिट होता है। वो बेसिकली आके देख रहे होते हैं किस तरह से ये काम चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, उसको नोटिंग करके ले जाते हैं और उससे फिर अपने केपीआईज निकालते हैं। तो यस, ये बिल्कुल जरूरी है। और दूसरी बात ये कि ये जो ऑडिट्स हैं ये इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। अब इंटरनल ऑडिट कौन सा होगा? इंटरनल ऑडिट होगा प्रोजेक्ट की क्वालिटी अश्योरेंस वाला बंदा जो अंदरूनी तौर पे अपने प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज के अंदर चीजें चेक कर रहा है, वो इंटरनल ऑडिट है। उसका प्रॉपर इंतजाम भी हो सकता है, एक टीम भी हो सकती है, अंडर प्रोजेक्ट मैनेजर कोई उसने टीम बनाई हुई हो। और एक्सटर्नल ऑडिट्स वो हैं जो बाहर से प्रोग्राम की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने कहा ना आपका ऑडिट कमेटी, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है ऑडिट का, वो एक्सटर्नल ऑडिट करने आते हैं प्रोजेक्ट का या प्रोग्राम का। अच्छा सर, मेरा एक्सटर्नल और इंटरनल से थोड़ा सा इंप्रेशन डिफरेंट। हमारी कंपनी में जो डिफरेंट यूनिट, बिजनेस यूनिट्स कह लें, उनमें से एक ऑडिट भी है और वो रैंडमली एट द वेरी एंड ऑफ कंक्लूड हो जाता है तब ऑडिट के लिए पकड़ते हैं, कभी कभार नहीं भी लेते। Okay. वो शायद आपको इंडिकेट कर रहा होगा, लेकिन आई एम नॉट थिंकिंग मतलब इट्स द बेस्ट प्रैक्टिस, लेकिन ऐसा ही। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं उनसे मैं एम्प्लॉय कर रहा था, जैसे मुझे अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया इस कंपनी में, तो अभी तो मैंने नहीं देखा। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। एक्चुअली ये इंटरनल और एक्सटर्नल की बाउंड्री कहाँ पे आपने ले करनी है, मैं जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो इंटरनल ऑडिट आपका जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस वाला करेगा, और एक्सटर्नल ऑडिट आपका जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोग्राम वाला करेगा। लेकिन आप जिस पर्सपेक्टिव में बात करें, आप ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल कंपनी आती है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करती है। जब वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रही होती है तो हो सकता है वो आपके प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स को भी ऑडिट करके जाए। आप शायद उस ऑडिट को मेंशन कर रहे हैं, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक बाउंड्री, इवन इफ you have an external auditor and he may or may not visit, but your organization has a responsibility to see how well your projects are functioning, and organization के अंदर से भी कुछ लोग उसको चेक करेंगे। और ये भी फॉर प्रोजेक्ट इट विल बी एक्सटर्नल ऑडिट। फॉर ऑर्गेनाइजेशन आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एक एक्सटर्नल ऑडिटर हो सकता है,
और वो तो खैर ऑर्गेनाइजेशनल के केपीआईज के हिसाब से चीजों को मेजर करने के लिए हमने उसको रखा हुआ है ना। बिल्कुल सही है सर। बात ये कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स में हमारे यहाँ ये भी होता है कि आई गेस हर ऑर्गेनाइजेशन में काफी रेगुलेटरी और कंप्लायंस प्रोजेक्ट्स आपको करने ही होते हैं। तो उसमें ये जो कंप्लायंस बॉडीज होती हैं, जैसे जैसे टैक्सेशन की, इसी तरह हमारे कनाडा में कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने बेसिकली मैंडेट किया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट आपने करना है बाय दिस डेडलाइन। तो राइट। ये होता है कि आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो बॉडीज हैं ये भी आके रैंडमली आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको ऑडिट करती हैं कि आप ये जो कर रहे हैं वेदर यू आर रियली कंप्लाइंग विद इट, और उनका अपना एक प्रोसीजर होता है। तो अक्सर औकात वो भी हो जाता है। मेरे रहते नहीं हुआ, लेकिन आई हैव हर्ड कि इस तरह भी हो जाता है। राइट राइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो वही बात है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बहुत तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन कंसेप्चुअली हमें करेक्ट होना चाहिए। अगर मतलब आप कल आपको कोई ये कहे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये डायमेंशन हैं जिसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि वीक जा रहा है सिस्टम, और जहां पे सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये है कि यू कैन लिव विद द सिस्टम बिकॉज इट माइट इवन बी सक्सेसफुल। जी, और थैंक यू लोग सर। कहाँ हैं जी? तैमूर, आपका कोई पॉइंट है? सर ये प्रोग्राम के लेवल पे ऑडिट कैसे, मतलब क्या चेक करेंगे किसके लेवल प्रोग्राम पे? के अंदर? प्रोग्राम के अंदर मतलब प्रोग्राम का ऑडिट होना होता है, तो उसमें क्या चेक करेंगे? मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया, किस लेवल पे आप कह रहे हैं? मैं केवल ये अगर प्रोग्राम का ऑर्डर होना होता हो हाँ, तो मतलब वो क्या चेक ओके करेंगे, ओके। मतलब प्रोसेस तो अच्छा, है नहीं। प्रोग्राम के हवाले से तो हमारे पास बड़ी क्लियर है ना बात, कि हमारे ऊपर जो बॉडी है वो गवर्नेंस बोर्ड है। गवर्नेंस बोर्ड है जो प्रोग्राम का गवर्नेंस बोर्ड है। और ये जरूरी नहीं है कि गवर्नेंस बोर्ड के अलावा पोर्टफोलियो भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी कोई सिलसिला हो सकता है। मगर ये कि एनीबॉडी हु इज अब ओवर एंड अबव द प्रोग्राम वो एक्सटर्नल ऑडिट कर सकते हैं। अब वो एक्सटर्नल ऑडिटर कोई आएगा तो वो क्या देखेगा प्रोग्राम के अंदर, वो क्या देखना पसंद करेगा? लाजमी बात है कि प्रोग्राम में हम प्रोडक्ट्स की तरफ तो जा ही नहीं रहे, यहाँ तो हमारा मकसद सारे का सारा बेनिफिट्स के ऊपर है। तो वो ये देखेगा कि इसने जनाब पिछले क्वार्टर के अंदर कितने बेनिफिट डिलीवर करने थे, कितने किए हैं, अब कितने किए हैं, इस वक्त जो परफॉर्मेंस चल रही है वो किस तरह की चल रही है। तो उस हिसाब से वो चीजों को जाके देखेगा कि जी ये जो इसने डेडलाइन दी है इसके मुताबिक काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, और इनके अंदर जो काम करने का तरीका और अंदाज है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो मेरा मतलब है अश्योरेंस तो हर लेवल पे हो सकती है, और कंट्रोल भी हर लेवल पे हो सकता है। बल्कि कंट्रोल तो बहुत ज्यादा, हम पढ़ते भी ज्यादा हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के हवाले से, तो कंट्रोल तो उसमें भी आ जाता है, रिव्यूज वगैरह तो उसमें भी आ जाते हैं। लेकिन ऑडिट का जो मसला है वो जरा सेंसिटिव है, उसके लिए हमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग और ज्यादा बेहतर जानने और समझने वाले लोग चाहिए, जो कि चीजों को जाके देख सकें और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट कर सकें, हाउ वेल इट इज बीइंग परफॉर्म। एहसन सही जनाब, आप भी तो कुछ कभी बोला करें। नहीं सर, आज तो काफी बोला कुछ और आज का दिन जो है ना हमने क्वेश्चंस के लिए। कुछ और बोलो। अच्छा, चले सर, एक क्वेश्चन है ऑडिट की जो बात की आपने प्रोग्राम लेवल पे, जी जी। तो उसमें इस तरह की चीजें आ सकती हैं कि हमने कहा था चेंज जब आएगी तो उससे 3 सिग्नेचर्स लेंगे तो अप्रूव होगी, ये आपने 2 सिग्नेचर के बाद इम्प्लीमेंट कर दी। तो ये इस तरह की चीजें भी तो ऑडिट में आएंगी परफॉर्मेंस के अलावा। परफॉर्मेंस तो रिजल्ट्स हैं, जी जी। ये हम बात कर किस अंदाज में आप मामला चलाए, हम्म। वो भी तो ऑडिटर चेक करेगा, सारे कर सकता है, ये उसके अंदाज स्कोप में देखिए आ ना, सकता है। प्रोसीजरल जो चीजें होंगी भले वो किसी भी लेवल पे हो, प्रोग्राम हो, प्रोजेक्ट हो, कोई भी लेवल हो, प्रोसीजरल जो चीजें हैं वो सारी की सारी ऑडिट में आती हैं। मतलब काम कैसे हो रहा है, प्रैक्टिसेस क्या है, मतलब उसका बुनियादी तौर पे तरीकाकार ये है कि अगर मैंने ऑडिट करने जाना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज काम हो रहा है क्या इसके डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स मौजूद हैं। पहले तो यही नंबर कट जाएंगे कि अगर उसके डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स नहीं बने हुए, अगर नहीं बने हुए तो वो लोग जो हैं वो एट रैंडम कोई कभी किसी तरह से कर लेते हैं, कभी किसी तरह से कर लेते हैं। पहली बात तो ये डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स हैं। नंबर दो, क्या वो लोग जो ये काम कर रहे हैं उनको पता है कि डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स हैं? नंबर तीन, क्या उन डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स के मुताबिक काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा? तो अगर मैं ये 3 पॉइंट्स अश्योर कर लूं तो एटलीस्ट
काम किसी भी स्टैंडर्ड का हो रहा हो, लेकिन उस कंसिस्टेंसी के साथ होने का मुझे एक एश्योरेंस मिल जाएगी कि हाँ जी काम कंसिस्टेंट हो रहा है। अब इसके बाद दूसरा सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि ये जो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है, इज इट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट और इट कैन बी फर्दर इंप्रूव्ड? ये है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की साइकिल। जिस वक्त जो ऑडिट करने वाला है वो ये देखता है कि जनाब ये जो चीज चल रही है, चल तो कंसिस्टेंट रही है, लोगों को पता भी है कि ये काम कैसे करना है और लिखा भी हुआ है और उस तरह ये कर भी रहे हैं, लेकिन ये ऐसा तरीका नहीं है, ये काम इससे भी बेहतर हो सकता था। तो यहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन भी छोड़ के जा सकता है, या अगर एक्सटर्नल ऑडिटर है तो वो क्वालिटी एश्योरेंस वाले को या इंटरनल ऑडिटर को बता के जा सकता है कि भाई इन साइडों पे काम करो, इनके प्रोसीजर्स बनाओ, इन प्रोसीजर्स को इंप्रूव करो अगर आप अपनी क्वालिटी बढ़ाना चाह रहे हैं तो। जी जनाब। जी सही है, ठीक सर। अच्छा जी, चलें हम थोड़ा सा अगले चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कितना हम इसमें मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अब जितने भी चैप्टर शुरू होंगे और पढ़ेंगे हम, हर चैप्टर के एंड के ऊपर या फॉर दैट मैटर हर डोमेन के एंड के ऊपर मैं आपसे बाकायदा एक पेपर भी लेता जाऊंगा। तो स्ट्रेटेजी अलाइनमेंट को जरा गौर से पढ़ना है, क्योंकि इसके एंड के ऊपर हम एक टेस्ट करेंगे। दूसरी बात इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि जितना नॉलेज आपने पहले और दूसरे चैप्टर में हासिल किया, although it was not tested, but remember these two chapters, their knowledge is going to be tested throughout the rest of the material. इस मतलब ये कॉन्सेप्चुअल मैटर था ना सारे का सारा। अगर वो कॉन्सेप्ट्स आपके सही हैं तो आपको आगे वाली बातें ट्रांसलेट करने में और उनको परसीव करने में आसानी होगी। और वो बातें आप ये नहीं कह सकते कि यार ये स्ट्रेटजी अलाइनमेंट के अंदर से ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कहां से आ गया, आ सकता है और ये कहीं से भी आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले दो चैप्टर जो हैं वो दे अप्लाई टू ऑल द 5 डोमेन्स, राइट जी। तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी और प्रोग्राम अलाइनमेंट की बात होती है, प्रोग्राम का जो बिजनेस केस बनना है उसकी बात होगी, प्रोग्राम का प्लान, प्रोग्राम का रोड मैप। यहाँ थोड़ी सी जो टर्मिनोलॉजी है उसमें फर्क है। प्रोजेक्ट में भी बिजनेस केस था, प्रोग्राम प्रोजेक्ट में भी उसका उसका प्लान था। रोड मैप जो है ये शायद वहां हमने इतनी ज्यादा टर्म नहीं सुनी हुई। एनवायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ भी हैं वहां भी थे, लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंटल असेसमेंट में एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स है और एक एनवायरमेंटल एनालिसिस है। यहाँ पे एनवायरमेंटल एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि यू आर गोइंग टू एग्जिस्ट एज अ प्रोग्राम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड you may be impacting the environment, and if you are impacting the environment तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको एनवायरमेंटल एनालिसिस भी करना पड़ेगा। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के जब भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं बड़े, तो उनके अंदर वो एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं कि जी ये काम करने से अगर यहाँ डैम बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, इससे माहौल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में भी एनवायरमेंटल एनालिसिस हो सकता है, प्रोग्राम्स में तो खैर होना ही चाहिए क्योंकि प्रोग्राम की वैसे ही मुद्दत ज्यादा होती है। anything which is of a very long duration should go through the environmental analysis also. Anyways, तो स्ट्रेटजी का जहां तक पहले डिफाइन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में जो की डिफरेंस है वो स्ट्रेटजी के फोकस का है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटजी का फोकस कुछ और है, प्रोग्राम लेवल का है, और वहां पे स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट की जो है, आपको इस बात का पता होगा कि प्रोजेक्ट की भी एक स्ट्रेटजी होती है। आल्दो ये जो चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं इनकी रोशनी में वो बेचारी बहुत ही बच्चा किस्म की स्ट्रेटजी है, लेकिन प्रोजेक्ट की स्ट्रेटजी ये होती है कि उसको जो मकसद दिया गया है उसको अचीव करने के लिए उसको कैसे अचीव किया जाए। अब मकसद उसको क्या दिया गया है, एक डिलीवरेबल बनाने का, उस डिलीवरेबल को बनाने के लिए क्या अप्रोच अख्तियार की जाए। बड़ी छोटी सी स्ट्रेटजी है, लेकिन प्रोग्राम लेवल पे जो है ये स्ट्रेटजी थोड़ी मतलब बड़ी है, जो कि बेनिफिट्स के ऊपर फोकस कर रही है। तो आपने ये देखा कि प्रोजेक्ट और प्रोग्राम की जो 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 डिफरेंस है स्ट्रेटजी में वो एग्जिस्ट करता है। प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट आर रियलाइज। दोनों तरफ से, एक तरफ से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी को अलाइन किया हुआ है, दूसरी तरफ से वो इंश्योर कर रही है कि हम बेनिफिट भी डिलीवर करें। To accomplish this, program managers require strategic visioning and planning skills. हम पहले अभी बात कर चुके हैं, हमने कहा जी प्रोग्राम मैनेजर का भी कोई विजन होना चाहिए, अक्ल शक्ल होनी चाहिए थोड़ी सी, मतलब सोच तो सकता हो।
तो मसला ये है कि अभी हमने बड़ी तफसील से ये बात की कि क्या प्रोग्राम मैनेजर अपने प्रोग्राम का कोई विजन क्रिएट करेगा। तो मैंने एक तरह से इशारा तो किया कि अपना वो विजन मिशन रख सकता है, लेकिन वो जो कुछ भी रखेगा दरअसल वो बड़े वाले जो स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर जो विजन या मिशन है उसके मातहत ही होगा। तो प्रोग्राम मैनेजर के लिए विद इन दी प्रोग्राम कोई विजन या मिशन का होना वो बहुत लाजमी चीज नहीं है, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रेटजी है उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होना जरूरी है। और लाजमी बात है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होगा तो अल्टीमेटली वो जो बड़े वाला ऑर्गेनाइजेशनल विजन और मिशन है उसके साथ अलाइन होगा। मैंने जो बात की थी उसका पर्सपेक्टिव ये था कि प्रोग्राम चूंकि बड़ी लंबी मुद्दत का हो सकता है, मतलब मे बी 25 साल का प्रोग्राम है और 25 साल में हमने ये अचीव करना है और फिर ये मिड टर्म ये गोल्स हैं और शॉर्ट टर्म ये गोल्स हैं, अगर इतना बड़ा कोई प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम के लिए उस प्रोग्राम का अपना जाती विजन और मिशन हो सकता है और होगा। क्योंकि मैंने कहा कि इतनी बड़ी चीज जो होती है वो तकरीबन ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव करती है। इतना बड़ा प्रोग्राम जो कि 25 साल चले, एक एंटिटी है जिसने 25 साल एग्जिस्ट करना है, तो उसमें और एक आम ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना विजन और मिशन होता है। इसी तरह से इस तरह के प्रोग्राम का भी हो सकता है, लेकिन याद रहे कि वो बड़ी वाली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी जो है उसके मातहत रह के बनाया जाएगा। ये कोई उससे अलग दुनिया इजाद करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि जो कुछ उसको ऑब्जेक्टिव में बताया गया है, स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव में, उसकी अलाइनमेंट में ये अपना जो कुछ बनाना चाहता है बनाएगा। एंड दिस हैज टू बी इन अलाइनमेंट विद द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो गोल्स, वही बात जो जो आपने कहा मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और ये सब, तो लॉन्ग टर्म गोल्स कोई की अचीवमेंट के हसूल के लिए हम प्रोग्राम की स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं या प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। As any organization develops its strategy, there is typically an initiative, evaluation and selection process. अभी यहां पे जिस लफ्ज को हम इनिशिएटिव कह रहे हैं वो क्या है? नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग कि हम चूंकि पहले तो हल्की हल्की और छोटी छोटी बातें कर रहे थे। एक मिनट जी, मैं अभी इसका मसला हल करता हूं। ओके ओके, आई एम सॉरी, ये जो बीच में मसाइल आ रहे हैं ये नेट की वजह से हैं और ये अभी मेरा ख्याल स्लाइडें चलना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात करें। पीछे मैंने एक ही स्लाइड दिखाई है, अगर मैं पीछे चला जाऊं, ये था जी, एक मिनट। हाँ जी, दिस वाज द आउटलाइन कि जो हमने कवर करना था, और इसके अंदर हमने ये पहले डिस्कस किया कि स्ट्रेटजी, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट की डिफरेंट होती है, अलाइनमेंट इसकी कहाँ होती है, स्ट्रेटजिक विजनिंग है, प्लानिंग है, और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ ये अलाइंड है। यहां तक हमने बात की थी। और अब हम ये बात कर रहे थे कि एज एनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप स्ट्रेटजी, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करती है तो वहां पे ये फैसला करती है कि इन स्ट्रेटजीज की अचीवमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाएं। ये जो प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है, मैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो तो प्रोग्राम में आ जाएंगे, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये सब वेरियस काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव्स हैं। इनका आइडिया पहले कहीं से आता है कि यार ये कोई ऐसा काम किया जाए। जो आइडिया है उसको पहले बिजनेस केस बनता है, उसकी फिजिबिलिटी बनती है, उसको एवेलुएट किया जाता है, और उस एवेलुएशन के बाद हम उन बहुत से आइडियाज, इनिशिएटिव आइडियाज या उससे एक सिलेक्शन प्रोसेस से गुजारते हैं और कहते हैं कि जी फलाना फलाना जो इनिशिएटिव है उसको अप्रूव कर दिया गया है और उसको अब शुरू किया जा सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है ये इसके किस इनिशिएटिव को अप्रूव किया जाए, किसको डिनाई किया जाए और डेफर किया जाए। तो हमें एक बिजनेस केस का होना, एक फिजिबिलिटी का होना जरूरी है। हर इनिशिएटिव जिसका ख्याल आपके जहन में आए ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए, उसकी फिजिबिलिटी करना, उसका बिजनेस केस बनाना, उसकी सबसे पहली बात कि बिजनेस नीड होना जरूरी है। अगर बिजनेस नीड ही पूरी ना करता हो तो ऐसे इनिशिएटिव का कोई फायदा ही नहीं। हम कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए तो इनिशिएटिव्स लॉन्च नहीं करते, हम ऑर्गेनाइजेशन का के फायदे के लिए लॉन्च करते हैं।
तो उसका ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के मुताबिक होना जरूरी है। Whether formally or informally, an organization selects and authorizes the initiatives it wishes to implement. मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि वो इनफॉर्मली कहते हैं हाँ जी ये काम कर लेते हैं, लेकिन बात ये है जी कि अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन चीजों का हिसाब किताब और रिकॉर्ड रखने की जरूरत है और इसको प्रॉपर फॉर्मली इन चीजों को होना चाहिए, प्रॉपर हुक्मनामा हो जिसके तहत आप कहेंगे हाँ हमने अप्रूव कर दिया, अब आप ये काम शुरू कर सकते हैं। तो वैसे तो हम ये देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आमतौर पर कोई फॉर्मल तरीका एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे प्रोजेक्ट में भी आपने देखा, प्रोजेक्ट चार्टर कितनी ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जहां पर, वहां पे शायद बनना शुरू हो गए। आमतौर पे तो कोई परवाही कोई नहीं करता। आप पाकिस्तान में आ जाए, यहाँ कितने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितने ठेकेदार हैं, किसी को अलिफ बे पे भी आती हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तो बता दें आप। और दूसरी बात है कि वो चार्टर क्यों बनाएगा, उसको परवाही कोई नहीं है, वो कहता है जी बस ठीक है जैसे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो अब जैसे अवेयरनेस आ रही है, लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं, पीएमपीज आ रहे हैं, अब ये लोग जब काम करते हैं तो ये डिमांड करते हैं कि जनाब इसका चार्टर मुझे दें या मुझे लिख के हुक्मनामा दें या समथिंग लाइक दैट। तो प्रॉपर उसकी जो उस इनिशिएटिव की इजाजतनामा या अप्रूवल हमें मिलना चाहिए और रिटर्न हो तो बेहतर है, फॉर्मली चीजें हों तो दैट इज मच मोर एप्रिशिएटेड। अभी तो मेरे पास भी स्लाइडें रुक गई हैं। हाँ जी, 1 मिनट इंतजार कर लीजिए, अगली स्लाइड आ जाती है जनाब। द मोर मैच्योर एन ऑर्गेनाइजेशन इज इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट, द मोर लाइकली इट इज टू हैव अ फॉर्मलाइज्ड सिलेक्शन प्रोसेस। अभी हमने पहले मैं आपसे बात कर रहा था ना कि ऑर्गेनाइजेशन की मैच्योरिटी का पता इस बात से लगता है कि उसके वो कितना बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ जा रहा है। प्रोजेक्ट्स में, प्रोग्राम में और पोर्टफोलियोज में केपीआईज क्या हैं, कैपेबिलिटीज क्या हैं। अगर प्रोग्राम मैनेजमेंट का कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है, प्रोग्राम मैनेजमेंट में कोई मैच्योरिटी एग्जिस्ट करती है, तो हम कहते हैं कि ये मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो एक तरीकाकार वजह हो चुका होगा, तभी तो वो एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनके यहाँ एक फॉर्मलाइज्ड सिलेक्शन प्रोसेस एग्जिस्ट करता होना चाहिए। फिर अ डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अ पोर्टफोलियो रिव्यू बोर्ड, मतलब एक ऐसी बॉडी या कोई एग्जीक्यूटिव स्टीयरिंग कमेटी जो ये वाला फैसला करे कि यार ये प्रोजेक्ट या ये इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट नहीं कहूंगा, ये इनिशिएटिव शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात का फैसला या तो पोर्टफोलियो रिव्यू बोर्ड देता है, और अगर वो एग्जिस्ट ना करता हो तो एग्जीक्यूटिव स्टीयरिंग कमेटी कोई चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव लेवल पे डायरेक्टली स्ट्रेटेजिक जो फोर्स है, वो उनमें से सीनियर लेवल के लोग जो होंगे वो ये फैसला करते हैं। दे मे इशू अ प्रोग्राम मैंडेट। यहाँ पे हमें दो चीजों की समझ होनी चाहिए। एक तो हमने जनरली चार्टर की बात हम करते रहे, प्रोजेक्ट जब तक पढ़ते थे चार्टर की बात करते थे। यहाँ पे प्रोग्राम में एक प्रोग्राम मैंडेट होता है और एक प्रोग्राम चार्टर होता है। वहां पे हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होता था, यहाँ हमारे पास एक प्रोग्राम रोड मैप होता है, एक प्रोग्राम प्लान होता है या प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान होता है। एनीवेज उनके ऊपर जाएंगे तो उन बातों की भी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। तो स्टीयरिंग कमेटी जो है वो एक मैंडेट इशू कर सकती है दैट डिफाइंस प्रोग्राम मैंडेट दैट डिफाइंस द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर। ये एज सच चार्टर नहीं है, लेकिन यूं समझ लीजिए कि जब बिजनेस केस अप्रूव हो गया तो एक मैंडेट इशू हो गया कि भाई ये प्रोग्राम तो करना है। अब ये किसने करना है ये बाद में पता चलेगा, वो चार्टर की सूरत में फिर बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम मैंडेट इस बात को कंफर्म करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज कमिट किए जा सकते हैं टू डिटरमिन इफ अ प्रोग्राम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच for achieving these objectives and triggers the program initiation phase। मतलब यहां से हमारी कार्रवाई शुरू होती है कि हम इस इस बेनिफिट जो मैंडेट जिस मकसद के लिए दिया गया है उस मकसद के मुताबिक हम ये देखना शुरू करें कि आया कि ये प्रोग्राम हमारे मकासद पूरे कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो उसको इनिशिएशन फेज में डाला जाए। मतलब बिजनेस केस इसके बाद बनेगा और
प्रोग्राम इनिशिएशन का मतलब है यहाँ पे चार्टर शार्टर इशू। तो जब आप जनरली इस बात को महसूस करते हैं कि ऐसा कुछ काम होना चाहिए, तो वो आप प्रोग्राम मैंडेट जारी करते हैं और उसके बाद फिर आप उसकी अप्रोचेस को देखते हैं और देखते हैं कि उसकी वायबिलिटी को देखते हैं और अल्टीमेटली जब वो चीज हो जाती है तो हम प्रोग्राम इनिशिएशन फेज के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जिम्मेदारी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। While the project manager lead and direct the work on their components, लाजमी बात है जो कंपोनेंट्स हैं प्रोजेक्ट प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर अपने कंपोनेंट के ऊपर काम कर रहा है, तो प्रोग्राम मैनेजर है वो ये इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल प्लान्स जो उनके प्रोजेक्ट्स के और बाकी कंपोनेंट्स के हैं, दे आर इन अलाइनमेंट विद द प्रोग्राम गोल एंड इंटेंडेड बेनिफिट्स इन सपोर्ट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। तो मतलब वो ये इंश्योर करता रहता है कि ये इसके नीचे जितने बच्चे हैं वो सारे अपना अपना काम सही कर रहे हैं और सब एक ही रुख में ग्रो कर रहे हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम गोल्स के मुताबिक है, जो हमारी इंटेंडेड बेनिफिट्स के मुताबिक है और अल्टीमेटली जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी पूरी होगी। ये जो सेक्शन है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का, इसके अंदर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इस डोमेन को, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी और प्रोग्राम अलाइनमेंट है, दूसरा टॉपिक इसमें प्रोग्राम रोड मैप है और तीसरा एनवायरमेंटल असेसमेंट है। एक मिनट जी, जरा मुझे 1 मिनट ब्रेक दीजिएगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे 1 मिनट, वी वर ओके। प्रोग्राम प्लानिंग। अब जो प्रोग्राम प्लानिंग है ये एनालाइज करती है अवेलेबल इंफॉर्मेशन को, किस बारे में, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस स्ट्रेटजीज का डाटा इकट्ठा कर लिया, इंटरनल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का डाटा इकट्ठा कर लिया, प्रोग्राम को क्या चीजें ड्राइव करेंगी उसका डाटा इकट्ठा कर लिया, और बेनिफिट जो स्टेक होल्डर्स और इंटेंडेड बेनिफिशियरीज को रियलाइज करके देने हैं। प्रोग्राम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स। आउटकम का लफ्ज मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था। मैंने ये कहा था कि नॉर्मली जब हम डोनर एजेंसीज के हवाले से बात करते हैं तो जो आउटकम होता है वो दरअसल बेनिफिट को कहते हैं। अगर आउटपुट का लफ्ज इस्तेमाल हो तो वो डिलीवरेबल या प्रोडक्ट को कहते हैं। तो यहाँ पे उसने वही बात की कि अगर प्रोग्राम है तो इट शुड बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स, मतलब बेनिफिट्स, रिसोर्सेज क्या चाहिए एंड द कम्प्लेक्सिटी फॉर डिलीवरिंग द चेंजेस नीडेड टू इंप्लीमेंट न्यू कैपेबिलिटी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। हम अल्टीमेटली इस सारे मिशन से, इस प्रोग्राम को करने से हासिल क्या करना चाह रहे हैं, हम कुछ एनहांस करना चाह रहे हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोई मैकेनिज्म से हम गुजर रहे हैं, इसके बाद हम जब ये बेनिफिट अचीव कर लेंगे तो हमारी कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। दो चीजें हो रही हैं, एक हम अपने कस्टमर को उसको एक्सपेक्टेड आउटकम दे रहे हैं या उसको बेनिफिट डिलीवर कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी में हम क्या बेहतरी ला रहे हैं, हम उसकी अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। और लाजमी बात है कि इस काम को करने में कुछ कम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम के हवाले से, प्रोग्राम खुद बताते खुद एक बड़ी चीज है, उस हवाले से आपकी वो कम्प्लेक्सिटी भी एग्जिस्ट करती है। इनिशिएटिंग और नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर, इनिशिएटिंग द प्रोग्राम बिगिंस बाय डिटरमिनिंग द नीड फॉर द प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं बिजनेस नीड। देयर मस्ट बी अ बिजनेस नीड एग्जिस्टिंग। अगर बिजनेस नीड एग्जिस्ट नहीं करती तो हम जबरदस्ती किसी चीज को अपने प्रोजेक्ट के ऊपर थोप नहीं सकते।
so that business need must exist from the organization or the portfolio side, and by validating the program's expected outcome, program क्या देगा as a result of conducting the business case, हमें ये पता चल जाता है कि प्रोग्राम से क्या बेनिफिट निकलने का इम्कान है, आया कि वो बेनिफिट जो हैं वो हमारी बिजनेस नीड के मुताबिक हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो ये फीजिबल नहीं है। The next steps include establishing the program plan. अगर वो feasible है तो हम उसका एक प्रोग्राम प्लान बनाते हैं and develop an overarching program roadmap. अब ये प्रोग्राम प्लान में और रोड मैप में क्या फर्क है ये आगे आगे जाके वाज़ेह होगा, लेकिन ओवर आर्किंग प्रोग्राम रोड मैप का मतलब है कि जनरल जो आपका फ्लो है कि इस प्रोग्राम में तकरीबन कब कब क्या होगा, जैसे आपकी वो टाइम लाइन नहीं होती, टाइम लाइन में कि कब तक कौन से बेनिफिट अचीव हो जाएंगे और कब तक क्या होगा, एक रफ मॉडल आप क्रिएट कर लेते हैं कि ऐसे होगा। और प्रोग्राम प्लान जो है दिस इज जस्ट मतलब अभी आपका कच्चा प्लान है, प्रोग्राम प्लान इज नॉट द डिटेल राइट नाउ, मगर अभी हम जनरली प्रोग्राम प्लान की दाग बेल डाल देते हैं और अपना रोड मैप डेवलप कर लेते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोग्राम अप्रोच अक्रॉस द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम में करने लगा हूं, मुझे उस प्रोग्राम को करने के लिए लाजमी बात है प्रोग्राम की स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के मुताबिक मुझे एक अप्रोच सेलेक्ट करनी है विच इज मोस्ट सूटेड टू अकम्प्लिश दीज आउटकम्स। उस प्रोग्राम अप्रोच जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा उसके मुताबिक ही मेरा रोड मैप एस्टेब्लिश होगा, उसके मुताबिक ही मेरा प्रोग्राम प्लान एस्टेब्लिश होगा। एंड टू अकम्प्लिश दिस environment assessments are conducted to provide inputs that ensure the business case, program plan and program roadmap provide the right value based on the environment. अब ये environment के हवाले से देखिए, environment में क्योंकि हम बड़ी चीज को डील कर रहे हैं, it is just not the enterprise environmental factors which could be internal or external which are affecting the program, but we are also concerned about the लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल एनालिसिस। पूरी मुद्दत के दौरान कौन कौन सी चीजें हमारे ऊपर असरअंदाज होने का इम्कान है और हम इस एनवायरमेंट पे क्या फुटप्रिंट छोड़ के जाने वाले हैं। मतलब आप जब कहीं कोई डेवलपमेंट करते हैं तो कोई ना कोई फैक्टर उससे हार्म होता है, दरख्त कटते हैं, एनवायरमेंट का सत्यानाश होता है, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि एनवायरमेंटल के ऊपर इम्पैक्ट उसका कम अज कम हो। बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट इन विच द प्रोग्राम विल बी ऑपरेटिंग टू डिलीवर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। तो जिस जगह पे आप ये चीज डिलीवर कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली थॉरोली एनालाइज भी करते हैं। अच्छा, यहां पे आप ये देखिए जी कि जब ये वो एलिमेंट्स हैं प्रोग्राम स्ट्रेटजी के, इसमें आप देखते हैं कि यहां पे जरा एक बात क्लियर हो रही है कि प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान बाद में बन रहा है। अभी जिस स्टेज से इनिशिएशन से हम गुजर रहे हैं, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान एंड अदर स्ट्रेटजी रिलेटेड डॉक्यूमेंट। सो प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए ये स्ट्रेटजी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो बनते हैं। आप सबसे पहले बिजनेस केस डेवलप कर रहे हैं, फिर मोटा मोटा प्रोग्राम प्लान है, फिर उसका टाइमलाइन या रोड मैप है। इस रोड मैप, इस सारी कहानी को मिला के और इसकी एनवायरमेंट असेसमेंट करके आप अल्टीमेटली अपना प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान डेवलप करते हैं। मेरा ख्याल है अभी ये स्लाइड आपको नजर आ रही होगी। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स बिकम द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान दैट एस्टैब्लिशेस द आउटलाइन यूज्ड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव्स थ्रू प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। यहाँ पे आप ये बात कुछ क्लियर है जी? इसमें कोई एक मिनट में जी जीशान सर, इसमें ये जो टर्म्स हैं प्रोग्राम प्लान, प्रोग्राम रोड मैप, प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान, सर इनके कोई एग्जांपल्स आपके पास हैं जो आप शो कर सके, उसको देख समझ आ सके कि किसमें क्या चीज होती है और कितना से जो है वो ये फ्लो जो है वो मूव करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है जी कि नेचुरली आपको पता है पीएमआई किस तरह से काम करती है। अभी आपको ये डायग्राम दिखाया, अभी बहुत तफसील के साथ हम ईच वन ऑफ दीज टॉपिक्स को भी डिस्कस करते चले जाएंगे
और सब्सिक्वेंट जो पोर्शन आएंगे उनमें भी वो चीजें सारी की सारी डिस्कस होती रहेंगी। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या इनका कोई फॉर्मेट भी मौजूद है, तो वो तो आपको पता है कि पीएमआई कभी फॉर्मेट नहीं देती। हाँ, अलबत्ता ये जरूर बताती है कि प्रोग्राम केस है अगर, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस होनी चाहिए। मगर एग्जैक्टली आप कहें कि जी मुझे फॉर्मेट बना हुआ मिल जाए, तो फॉर्मेट कभी भी पीएमआई नहीं देगी, क्योंकि पीएमआई का पर्सपेक्टिव ये है कि अगर हमने बीइंग अ स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट इशू कर दिया, तो सारी दुनिया कहेगी बस ये एक ही तरीका है इसको बनाने का। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि अपनी नीड्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अपना फॉर्मेट डिवाइस कर लें। हमने जो गाइडलाइन प्रोवाइड करनी थी वो स्टैंडर्ड में कर दी है। अब आप उसके मुताबिक उन तमाम चीजों को जो हम कह रहे हैं उनको अगर यूज करना चाहते हैं उनको करें, नहीं करना चाहते ना करें। अल्टीमेटली अपना फॉर्मेट आप खुद डेवलप करें। तो ये है कि सब्सिक्वेंटली ये चीजें डिस्कस होंगी। ठीक सर। सर मैं तो खैर वो आई फुली अंडरस्टैंड कि पीएमआई तो जो है वो बाउंड नहीं करती। आई वाज जस्ट आस्किंग इन केस कि आपके पास कोई एग्जांपल आपने कहीं नेट से देखी हो या आपने कभी बनाई हुई हो, that you can share to show more concrete कि ये ऐसा जो है ये फ्रेमवर्क था पीएमआई का रियल फॉर्म में है। हाँ जी, ऐसा है जी कि फॉर्मेट्स हैं अवेलेबल, और मतलब इवन आप जैसे मैंने पहले भी शायद इंडिकेट किया था, projectmanagement.com पे जाएं, वहां पे टेम्पलेट्स पड़ी होंगी काफी सारी, वो भी हो सकती है। मेरे पास अपने पास ये चीजें इसलिए अवेलेबल नहीं है कि ये मैं दूसरा या तीसरा कोर्स है जो पीएमपी का कर रहा हूँ, और मोस्टली हमारा इस का होता है कि मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं होता कि हम बैठ के बिजनेस केस डेवलप कर रहे हों या प्रोग्राम प्लान बना रहे हों। ये नॉर्मली होता है जब हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने जाते हैं, वहां पे इस बात का मौका मिलता है, टाइम खुला होता है, तो वहां पे इस बात का मौका मिलता है कि हम बाकायदा एक एक डॉक्यूमेंट बनवा के देख लेते हैं। लेकिन ये है कि फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, अगर आप उन्हें प्रैक्टिस करना चाहें आप उनको प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इनके बारे में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये चीज समझ आ जाए। बात ये कि अगर आप देख, इसमें नई टर्म्स कौन सी हैं, इसमें प्रोग्राम प्लान और प्रोग्राम रोड मैप दो नई टर्म्स हैं। बिजनेस केस से हम वाकिफ हैं, मैनेजमेंट प्लान से हम वाकिफ हैं। बिजनेस केस प्रोजेक्ट में भी बनता था, और जो पैरामीटर्स तकरीबन उसके होते हैं, मतलब वायबिलिटी देखनी है ना आपने, एक बिजनेस नीड एग्जिस्ट करती है, उसके मुताबिक आप बिजनेस केस को प्रूव करते हैं। अगर बिजनेस केस उस बिजनेस नीड को पूरा करता है तो वैलिड है, नहीं तो नहीं वैलिड है। तो जहां तक बिजनेस केस का ताल्लुक है इसमें ज्यादा मसला नहीं होगा। और जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, सारी चीज जो आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग में कर रहे थे उस सब को मुज्तमा करके आपका जो क्रक्स है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनता था। इसी तरह सारी चीजों को मुज्तमा करके जो चीज प्रोग्राम में बनेगी वो प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान है। लेकिन चूंकि ये एक बड़ी चीज के अंदर हाथ डालने जा रहे हैं और हम अप्रोच को सिलेक्ट होता हुआ दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए एनवायरमेंटल असेसमेंट जो है उसके साथ साथ हम ये सारे काम भी करते जा रहे हैं। हम प्रोग्राम का एक जिसे कहते हैं कि एक खाका सा बनाते हैं प्रोग्राम प्लान, और उसकी भी हम बात करेंगे, और उसके बाद हम उसकी अप्रोच डिसाइड करके अपना रोड मैप डिसाइड कर लेते हैं। तो जनरली अगर आप अभी बात ये समझ लें तो फिर हम आगे चल के इसको मजीद डिस्क्राइब कर लेंगे। सर इसमें प्रोग्राम चार्टर मतलब कहाँ पर है सर? इसमें क्या चीज? अभी सीधे जा रहे हैं प्रोग्राम, अभी हम जो है ना जा रहे हैं इधर से बिजनेस केस और प्रोग्राम प्लान में जा रहे हैं, तो प्रोग्राम चार्टर कब अप्रूव हुआ, बना है कि नहीं बना, इसकी पूरी समझ नहीं है। सर अभी चार्टर ये की सिर्फ ये बता रहा है कि अप्रूवल नहीं दिखा रहा, वो कह रहा है कि पहले बिजनेस केस बनाना पड़ेगा, फिर आपको अपना ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के हवाले से बात कर रहा है कि पहले आपके पीछे कोई मकसद था ना, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन की कोई स्ट्रेटजी थी, तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन की कुछ नीड्स थी। उन नीड्स को पूरा करने के लिए वी हैड अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स, इसमें से ये प्रोग्राम भी एक इनिशिएटिव था। इस प्रोग्राम को जब हमने उस नीड के हिसाब से कंपेयर किया तो बिजनेस केस बन गया। बिजनेस केस फर्ज करें अगर अप्रूव हो जाता है तो हम फिर, बल्कि बिजनेस केस अप्रूव होने के बाद हम इसका खाका बनाते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे, और वो जो करेंगे कैसे का एक अप्रोच है, सिर्फ मोटी मोटी अप्रोच जो आप डिफाइन करते हैं, दैट इज योर प्रोग्राम प्लान। उसको आप ट्रांसलेट करते हैं कि अच्छा अगर मैं इस तरतीब से या इस अप्रोच के तहत ये काम करूं तो ये जिसे कहते हैं कि 10 साल के अंदर, 2 साल के अंदर
ये बेनिफिट अचीव हो जाएगा, फिर फलाने टाइम तक ये हो जाएगा। तो एक ब्रॉड रोड मैप, ये टाइमलाइन नहीं, ये सॉरी, ये कोई क्या कहते हैं उसको, गैन चार्ट या बार चार्ट नहीं है। टाइमलाइन इज अ स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर आप बताते हैं कि किस किस जगह पे मुझे क्या क्या चीज अचीव होने का एक्सपेक्टेशन है। तो वो आप एक रोड मैप बना लेते हैं। अब ये तीनों चीजें, बिजनेस केस जस्टिफिकेशन है, प्रोग्राम प्लान जो है वो अप्रोच है, और प्रोग्राम रोड मैप जो है उस अप्रोच का टाइमलाइन है। तो इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान को डेवलप किया जा सकता है, यानी कि दाग बेल डाली जा सकती है। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज अवेलेबल नहीं हो तो इसका मतलब है कि हम प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान के ऊपर काम शुरू नहीं कर सकते। और फिर एक चीज और भी यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों कामों को करने के लिए, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में लाने के लिए, इन तीनों कामों को करने के लिए एनवायरमेंट असेसमेंट का भी होना जरूरी है। हर लेवल के ऊपर एनवायरमेंट असेसमेंट अपना इंपैक्ट डाल सकती है। मतलब एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर और एनालिसिस जो एनवायरमेंट का है वो इन तीनों चीजों पे इंपैक्ट डाल सकता है। तो ये जनाब आपकी स्ट्रेटेजिक प्लान। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ बताता चलूं कि इसको भले ये काम आपको लग रहे हैं कि ये इनिशिएशन के हैं, लेकिन याद रहे कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विल कंटिन्यू टू हैपन थ्रू आउट द प्रोग्राम। इट मे हैव मेजर टास्क्स इन द बिगिनिंग, बट this is a continuous process throughout the project. So it is not only in initiation, it may continue in planning, execution, monitoring. मैंने प्रोग्राम को स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में आखिर तक रखना है। इसी तरह गवर्नेंस का जब आएगा तो हम कहते हैं जी गवर्नेंस एस्टेब्लिश तो हम शुरू में ही करेंगे ना, इनिशिएशन में ही करेंगे, लेकिन गवर्नेंस से चलते थ्रू आउट रहना है। तो जब तक लाइफ साइकिल चलती रहेगी प्रोग्राम की, ये डोमेनें चलती रहेंगी, ये एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भी और गवर्नेंस भी और बेनिफिट रियलाइजेशन भी, दे ऑल ओवरलैप ईच अदर। तो खैर आगे चलते हैं, आगे मजीद इन चीजों के ऊपर बात होती है। ये फिर स्टक हो गया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी और प्रोग्राम अलाइनमेंट, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर बात। एक्चुअली मसला ये है जी कि हम जब बात करते हैं ना जी, तो चूंकि अब हमने एक डायग्राम देख लिया, तो नाउ वी विल ट्राई टू जंप कि ये मुझे फौरन इसकी एक्सप्लेनेशन सामने आ जाए। अगर स्टेप बाय स्टेप आप चलें तो आप ये समझें कि जो ड्रॉप बाय ड्रॉप वो चीजें जो हैं आप तक पहुंचती रहेंगी, और आप पीछे से भी जो पिछला नॉलेज आपका है उससे भी रिलेट करने के काबिल रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी प्लानिंग साइकिल जो है, वेयर द विजन एंड मिशन आर ट्रांसलेटेड इनटू स्ट्रेटेजिक प्लान विद इन बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। ये अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी की बात हो रही है कि प्रोग्राम मैनेजर के लिए ये जरूरी है कि उसे पता हो कि कौन सी स्ट्रेटजी है जिसके साथ मैं अलाइन हुआ हूं, और वो स्ट्रेटजी बनी कहां से थी, उसके पीछे विजन एंड मिशन क्या था। आप ये कहेंगे कि ये तो बड़ी मुज़िका खेज किस्म की बात है, प्रोग्राम मैनेजर हैज नथिंग टू डू विद द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन दरअसल जब वो ये देख रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट या प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन की अलाइनमेंट में है, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे में है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक है, तो उसको इस बात का तो अंदाजा होना चाहिए कि ये जिस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होने की कोशिश कर रहा है, क्या वो स्ट्रेटजी वो बनी किस तरह से है, पीछे मकासद क्या है। तो प्रोग्राम मैनेजर को इसका, अगर बनाने में वो हिस्सेदार नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको उसका अंदाजा जरूर होना चाहिए। Organizations build strategy to define how their vision will be achieved. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि पहले एक विजन, एक ख्वाब देखा जाता है, उसके मुताबिक फिर आप उसके मिशन को एस्टेब्लिश करते हैं, और अल्टीमेटली फिर आप अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं। तो ये सब होम ऑन जो हुआ है विजन के ऊपर हुआ हुआ है। स्ट्रेटेजिक प्लान इज सब डिवाइडेड इनटू अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स। हम इस स्ट्रेटेजिक प्लान में इसकी स्ट्रेटजीज को पूरा करने के लिए जो इकदामात करेंगे, दे ऑल आर ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स, और वो इन्फ्लुएंस होते हैं मुख्तलिफ फोर्सेस से। मार्केट की क्या डायनेमिक्स हैं, कस्टमर क्या मांगता है, पार्टनर की क्या रिक्वेस्ट है, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, इवन कंपटीटर्स एंड कस्टमर्स एंड एवरीबॉडी, ये सब लोग हमारे पे असरअंदाज हो रहे हैं। और उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए
इन ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स को डिजाइन किया जाता है। तो अब आप दो बातें जो हम पहले भी कर चुके हैं वैसे, और वो ये कि जब मैं किसी भी इनिशिएटिव को जन्म दूं तो मुझे ये इंश्योर करना है कि वो मेरी विजन और स्ट्रेटेजिक प्लान की अलाइनमेंट में भी जा रहा है, और दूसरी तरफ से जो मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट डायनेमिक्स और ये जो सारी चीजें जो हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इनके साथ भी अलाइनमेंट में जा रहा हूं। तो इन दोनों को बैलेंस में रखते हुए हम आगे चलेंगे तो हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो पाएगी। पोर्टफोलियो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज नॉर्मली ये जो बिजनेस केस बनाने का काम और ये डिसाइड करना कि कौन सा प्रोग्राम शुरू किया जाए, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, कौन सा बंद कर दिया जाए, इनकी किस्मतों का फैसला करना पोर्टफोलियो का काम है। देयरफॉर इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी की सेटिस्फेक्शन में, उस स्ट्रेटजी को पूरा करने में पोर्टफोलियो का बहुत मेजर रोल है, बिकॉज इसने सारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, कहाँ पैसा कितना लगाना चाहिए, किस प्रोजेक्ट या प्रोग्राम पे लगाना चाहिए, क्या ये प्रोजेक्ट या प्रोग्राम वायबल भी है या नहीं है। और जब मैं प्रोजेक्ट कहता हूं, इसका मतलब ये मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, इसका मतलब ये ना लिया जाए कि प्रोग्राम के अंदर वाले प्रोजेक्ट। जब मैं खाली प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम कहता हूं, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। So these initiatives may be grouped into portfolios to be executed during a predetermined time. तो एक तो बात यह है कि पोर्टफोलियो जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के हिसाब से बन सकते हैं, या एक ही बड़ा सारा पोर्टफोलियो हो सकता है। इन एडिशन टू अलाइनिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, द प्रोग्राम इज फॉर्मली ऑथोराइज्ड बाय मींस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव सिलेक्शन एंड ऑथराइजेशन प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी से तो बाद में अलाइन होगा। पहली बात तो ये कि क्या प्रोग्राम ऑथोराइज हो चुका है। ऑथोराइज किस चीज से होता है? सिलेक्शन और ऑथोराइजेशन प्रोसेस से, और वो कहां चलता है? वो पोर्टफोलियो में चलता है। तो गोल ऑफ लिंकिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी इज टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस्ड एंड ऑपरेशनल प्लान दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल टू बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्सेज। बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्सेज वो बात है जिसकी वजह से हम, वो जो पैसा भी रिसोर्स है ना जी, और सारे रिसोर्सेज दरअसल पैसे से ही खरीदे जाते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है, कहां कितना पैसा लगाया जाए, कहां कितना रिसोर्स दिया जाए या दिया जा सकता है, ताकि टू मैक्सिमाइज द वैल्यू इन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स एंड अदर ऑपरेशनल एक्टिविटीज। जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? ओके। हाँ जिशान, आप जो बात शायद नहीं अभी आपने लिखा है या पहले का लिखा होता, मैंने अभी पढ़ा है कि एक्सपीरियंस के हवाले से एक बात जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ है वो ये है कि हमारे यहाँ जिन चीजों को प्रोग्राम कहा जाता है, प्रोजेक्ट कहा जाता है, वो प्रोजेक्ट अक्सर नहीं भी होती। इस हवाले से प्रोग्राम्स में काम तो किया है, लेकिन जब पूरी आपके माहौल के अंदर किसी को पता ही नहीं है कि वो प्रोग्राम कर रहा है, एडवाइस भी किया है, कंसल्टेंसीज भी प्रोवाइड की हैं, मुझे जो सबसे ज्यादा फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नजर आई है प्रोग्राम मैनेजमेंट के हवाले से, ऑल्दो आई हैव माय रिजर्वेशंस कि इवन डोनर एजेंसीज, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, मगर जो उनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन है, दे आर मतलब वेरी क्लोज टू व्हाट वी यूज इन प्रोग्राम मैनेजमेंट। मतलब उसमें बाकायदा पूरी मेथोडोलॉजीज हैं, मैकेनिज्म्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, वो करने का आपको मजा आएगा जब आप उनको समझेंगे। और वहां से ये, बल्कि मैं एक ट्रेनिंग भी करवाता हूँ, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड एवेल्युएशन, उसके अंदर मैं इस चीज के ऊपर फोकस करता हूँ कि डोनर एजेंसीज और गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर अक्सर वो प्रोजेक्ट नहीं होते, प्रोग्राम्स होते हैं। उनमें आउटपुट्स और आउटकम्स का लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उसकी बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन है। तो मैं ये कहूंगा कि जो PC1 वाला सिस्टम बना हुआ है, PC1 2 3 4 5 प्लानिंग कमीशन में, तो ये दरअसल ऑल्दो इट सेटिस्फाइज द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट्स आल्सो, ये दरअसल बना प्रोग्राम के हिसाब से हो। इसी तरह जो मैं आपको बता रहा था कि यूके गवर्नमेंट का जो जो स्टैंडर्ड है वो तो बहुत ही जामे है। उनका प्रोग्राम मैनेजमेंट का बाकायदा स्टैंडर्ड है, ना सिर्फ स्टैंडर्ड है बल्कि
उनकी फॉर्मेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, मगर प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि वो अप्लाई सिर्फ यूके में होता है, एंड दोज डॉक्यूमेंट्स आर दोज स्टैंडर्ड्स आर दोज सर्टिफिकेशंस फॉर दैट मैटर आर वेरी एक्सपेंसिव। बंदा ज्यादा से ज्यादा एक आधी सर्टिफिकेशन कर सकता है, सारी सर्टिफिकेशन में प्रोग्राम वगैरह में मेरा ख्याल है एक आध बंदा पाकिस्तान से है जिसने MSP किया हुआ है, मैनेजिंग सक्सेसफुल प्रोग्राम्स, और वो भी गालिबन कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और गवर्नमेंट के खर्चे पे करके आ गया, इस तरह से उसने कर लिया। और आप, मेरा ख्याल है आप में से भी कोई Prince2 तो है ना? सर मैंने किया हुआ। हाँ, तो आपने देखा कि Prince2 कितना एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन है, और अगर देखा जाए काम की तो है, ये नहीं कि काम की चीज नहीं है, देखा जाए तो इट इज नॉट वर्थ दिस मच until and unless you are serving in, you know, especially in UK or in a company which is serving UK in some manner। तो यूरोप में तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो सराउंडिंग यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो यूके गवर्नमेंट के साथ अगर किसी ने काम करना है तो उसको गेटवे प्रोसेस का पता होना चाहिए, Prince2 का पता होना चाहिए, और अगर प्रोग्राम्स हैं तो MSP का पता होना चाहिए। मगर मैं जाती तौर पे ये फील करता हूँ कि दे हैव गॉट वेरी एलेबोरेटेड, यू नो, गाइडलाइंस। एक्चुअली जो यूके गवर्नमेंट के जब Prince2 है, ये बाकी सब चीजें हैं, दे आर मोर डिटेल्ड देन व्हाट PMBOK एड्रेसेस। रीजन बीइंग कि यूके गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड जो हैं वो क्लासिकली स्टैंडर्ड नहीं है, वो बाकायदा तौर पे इंस्ट्रक्शंस हैं काम करने की, लेकिन चूंकि वो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर ऑल द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, देयरफॉर थोड़ी जनरलाइज्ड हैं, तो इस हवाले से उन्होंने उनको गाइडलाइन या स्टैंडर्ड का नाम देना शुरू कर दिया। और बल्कि अब तो वो यहां तक कि उन्होंने अपना मैच्योरिटी मॉडल भी बना लिया। तो इसी Prince2 को वो स्टैंडर्ड भी कहते हैं, वो फ्रेमवर्क भी कहते हैं, वो मेथोडोलॉजी भी कहते हैं, और इसी की बेस के ऊपर वो मैच्योरिटी भी अपनी मेजर करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। और इसी तरह ये प्रोजेक्ट लेवल है और प्रोग्राम लेवल पे उनका MSP है, पोर्टफोलियो लेवल पे इसी तरह, तो उनकी बड़ी अच्छी और वो डॉक्यूमेंटेशंस बनी हुई हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, ये उनका यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड अपना लॉजिकल फ्रेमवर्क है, उसके आप डॉक्यूमेंट्स देख लें और उसके फॉर्मेट्स देख लें, वो आपके बड़े काम आ सकते हैं, खास तौर पे बिजनेस केस बनाने में और इन चीजों इनिशियल जो टाइमलाइंस वगैरह बनाने में उस काम में इस्तेमाल आ सकते हैं। और एक है रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट, RBM, ये भी डोनर एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, और ये एक नया फॉर्म है, इम्प्रूव्ड शक्ल है लॉजिकल फ्रेमवर्क की। और बाकी आई डोंट नो जिशान, आप जहां काम कर रहे हैं और फहद आप जहां काम कर रहे हैं, गालिबन आप लोग जिन प्रोग्राम्स को डील कर रहे होंगे वो फिर पाकिस्तान के माहौल से ज्यादा फॉर्मलाइज्ड होंगे, फिर आपने कोई ना कोई फॉर्मेट या कोई चीज देखी होगी, लेकिन पाकिस्तान में जरा थोड़ा सा इन चीजों को समझना और एड्रेस करना मुश्किल है। अच्छा जी, वी हैव आल्सो कम टू द एंड ऑफ द टाइम पीरियड वी हैव। आई वुड लाइक टू आस्क, आप में से कोई बात कर रहा था कि कल आप शायद नहीं होंगे। जीशान, मैं अच्छा, बता रहा था कि मैं तो क्या किया जाए जी कल के लिए? दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक तो ये कि हम क्लास को कंडक्ट करें और रिकॉर्डिंग फिर जीशान आप बाद में देख लें, और दूसरा ऑप्शन है कि हम क्लास को कल कैंसिल कर दें। तो क्या राय है जी आप लोगों की? सर मेरा प्लान ये था कि मैं मक्का जाना था और कल से मैंने जल्दी आना, कैंसिल होती है तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा अपना प्लान। ओके, तो मतलब कल आप मसरूफ हैं? आ सकता हूँ अगर क्लास नहीं होती, अगर अगर कैंसिल हो जाती है तो मैं इधर थोड़ा। बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम यहाँ से क्लास आगे करेंगे तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा। मेरा मतलब 13 था, तो 14 जो भी कोई नेक्स्ट डेट आती है उस पर चला जाएगा। तो मुझे कोई इतराज नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आप एडजस्ट करते हैं। जी फात। सर मुझे तो पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ख्याल में तो जीशान काफी एक वैल्यूबल ग्रुप में कल का और एक जीशान। राइट, ओके, देन वी डिसाइड कि कल हम क्लास नहीं करते और वी विल मीट डे आफ्टर।
ठीक है जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह